चलो भैया शुरू करते हैं हम लोग। ग्रुप 4 में निकल और कोबाल्ट हो चुके थे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैंगनीज बताते हैं यहाँ, लिखिए। ग्रुप 4 की बात कर रहे हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैंगनीज लिखो दोस्त। आइडेंटिफिकेशन ऑफ Mn+2 Mn+2 मैंगनीज, जो कि निको मंजन वाला आपको बताया था ग्रुप 4 में। तो उसमें निकल और कोबाल्ट हो चुके हैं। निकल कोबाल्ट में आपने देखा था बहुत सारे टेस्ट होते हैं, जैसे Br2 और KHCO3 के साथ जो Na+2 होता है वो Na2O3 का ब्लैक प्रेसिपिटेट देता है, और Br2 प्लस KHCO3 के साथ जो CO+2 होता है कोबाल्ट वाला, वो क्या देता है भाई? एप्पल ग्रीन कलरेशन देता है ना, एप्पल ग्रीन पीपीटी। फिर उसके बाद आपने निकल का स्पेशली एक अलग से टेस्ट देखा था कि Na+2 होता है, उसमें अगर DMG डालते हैं, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिमेटो, तो रोजी रेड कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है ना। जिसमें आपको पता था भाई चिलेट होता है, 2 इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है, DMG डबा बाइडेंटेट लिगैंड है, ये देख चुके हो आप। फिर उसके बाद आपने कोबाल्ट का भी एक स्पेशल टेस्ट देखा था कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CO+2 इज स्लाइटली पिंक इन कलर, है ना। COH2O होल 6 कॉम्प्लेक्स बनता है ना, उसके बाहर Cl2 होता है। और उसके बाद आप लोगों ने देखा था कि जब उसमें HCl डाल के हम लोग हीट करते हैं तो जो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CO+2 होता है वो ब्लू कलर का हो जाता है, और बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ COCl4 उसकी पावर 2-। फिर हम लोग बोलते हैं कि भाई अगर COCl4 2- को जो ब्लू कलर का बना है उसको कूल करोगे तो फिर रेड कलर में हो जाएगा, रेड से ऐसे ही, है ना, ब्लू रेड ऐसे चलता रहता है। वो तो हो गया निकल कोबाल्ट का, और भी ऐसे छोटे छोटे टेस्ट आपको बताए थे। अब Mn+2 बोलते हैं तो तुम बोलोगे शुरुआत कहाँ से होती है ग्रुप 3 में? आप बोलते थे कि सर OS लेते हैं, OS में हम लोग पहले इसका ग्रुप रिएजेंट क्या होता है बताओ भैया? बोलते नहीं यार, NH4Cl प्लस NH4OH ये होता है, और साथ में इसी में क्या करते हैं हम लोग OS में H2S गैस भी तो डालते हैं। तो इसके बाद क्या होगा तो हमें कंफर्म होगा कि क्या है ये। इसके बाद अगर पिंक पीपीटी आता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि MnS है ना, वो पक्का मैंगनीज सल्फाइड का लाइट पिंक कलर होता है प्रेसिपिटेट, या बफ कलर होता है, या स्किन बेबी स्किन कलर होता है लाइट पिंक, बहुत ज्यादा पिंक नहीं होता ये। तो कंफर्म हो जाएगा MnS है ये। फिर उसके बाद हम लोग को कुछ कंफर्मेशन हुआ, क्योंकि निको मंजन में निकल और कोबाल्ट के सल्फाइड ब्लैक कलर के होते हैं, मैंगनीज का सल्फाइड पिंक कलर का, जिंक वाला होता तो व्हाइट कलर का। तो ये मैंगनीज हो गया, यहां से आपको कुछ लगा कि भाई ये मैंगनीज है। अब जो मैंगनीज का सल्फाइड या मेटल के सल्फाइड होते हैं जो प्रेसिपिटेट होते हैं, वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में थोड़ी रिएक्शन देते हैं, उनको तुमको आयनाइज करना पड़ेगा। आयनाइज करने का क्या मतलब है दोस्त? तुमको उनको Mn+2 के फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। तो क्या करते हैं सबसे पहले कि जो लाइट पिंक प्रेसिपिटेट ऑफ MnS है, इसको हम लोग किसी एसिड में बॉईल करते हैं। याद है आप लोगों को कि एसिड डाल के, आ जाओ, एसिड डाल के बॉईल किया जाता है। जैसे आपको बताया गया है कि H2SO4 लेते हैं, HNO3 लेते हैं ना, तो क्या मिल जाएगा? क्या तुमको ये Mn+2 मिल जाएगा एसिड डाल के जब बॉईल करोगे तो? सॉल्युबल हो जाएगा ये? बताओ भैया। हाँ दोस्त, तो ये जो लाइट पिंक पीपीटी है इसको किसी एसिड के साथ बॉईल करते हैं। इवन हमने आपको बताया कोई भी मेटल सल्फाइड होता है, कोई भी मेटल सल्फाइड, उसको हम लोग सबसे पहले किसी एसिड के साथ बॉईल करते हैं। और एसिड के साथ बॉईल करने पे क्या होता है भाई? वो अपने मेटल के आयन के फॉर्म में अपीयर हो जाएगा सॉल्यूशन में Mn+2। अब हम टेस्ट कराएंगे इसका, जानते हो ना भैया। टेस्ट 1 एक एक करके टेस्ट कराते हैं। टेस्ट 1 देखो दोस्त, टेस्ट 1 कराओगे तो सपोज करो आपने Mn+2 लिया, उसमें थोड़ा सा NaOH डाल दिया। NaOH डालोगे तो भैया Mn+2 है वो अपना हाइड्रोक्साइड बना देगा, MnOH होल ट्वाइस। और MnOH होल ट्वाइस अगेन ये भी लाइट पिंक कलर का होता है। ये जो MnOH होल ट्वाइस है ये भी लाइट पिंक होता है। लकीली जो ऊपर सल्फाइड भी पिंक था, और ये भी लाइट पिंक कलर का होता है MnOH होल ट्वाइस, है ना भैया।
और ये जो MnOH होल ट्वाइस का लाइट पिंक कलर है, अगर इसको ड्राई किया जाए, अगर हीट किया जाए, तो ये कन्वर्ट हो जाता है ब्राउन कलर में। अगर इसको हम लोग हीट करते हैं तो कन्वर्ट हो जाता है ब्राउन पीपीटी, ब्राउन ब्लैक पीपीटी ऑफ MnO2। ऐसे MnO2 का चॉकलेट ब्राउन बोला जाता है, कहीं कहीं ब्राउन ब्लैक पीपीटी बोला जाता है, रेडिश ब्राउन पीपीटी है ना। तो ब्राउन एक्चुअली ब्लैक से रिसेंबल करता हुआ, ये रेडिश ब्राउन कर दो तो ब्लैक से मिलता जुलता नहीं लगता। तो ये है टेस्ट नंबर 1 कि भैया Mn+2 में हम लोगों ने NaOH ऐड किया तो पहले MnOH होल ट्वाइस का लाइट पिंक पीपीटी आ गया, और फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि उसको लाइट पिंक पीपीटी जो आया था उसको निकाल लिया, प्रेसिपिटेट होगा ना सॉलिड के फॉर्म में, उसको निकाल लो, उसको हीट करो। हीट करोगे तो बोलते हैं वो कन्वर्ट हो जाता है MnO2 में। अब इसमें एक आध बच्चों ने एक आध बार पूछा, सर आपने हीट करके ऑक्सीडेशन नंबर कैसे चेंज कर दिया? कि भाई कोई बोले MnOH होल ट्वाइस में मैंगनीज की ऑक्सीडेशन नंबर +2 है और MnO2 में मैंगनीज की ऑक्सीडेशन नंबर +4 है, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे चेंज हो गई हीट करने पे? सुने हो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे चेंज होती है हीट करने पे? क्यों हुई ऐसी रिएक्शन? हीट करने पे वाटर निकलता है, ऐसा सुने होगे, तो ये ऑक्सीडेशन नंबर कैसे बदल गई इसकी? कोई बताएगा भैया इसमें कि हीट करने पे ऑक्सीडेशन नंबर कैसे चेंज हो गई? कोई बात नहीं। हीट करने का मतलब क्या होता है? जनरली आप जानते हो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग को। हीट करने का मतलब कैल्सिनेशन या रोस्टिंग, या तो तुम एक्सेस ऑफ एयर में हीट करोगे या तो थोड़ी सी स्मॉल अमाउंट ऑफ एयर में। कैल्सिनेशन क्या होता है? स्मॉल अमाउंट ऑफ एयर में हीट करना। रोस्टिंग क्या होती है? एक्सेस ऑफ एयर में बर्न करना। तो चाहे तुम कैल्सिनेशन करो चाहे रोस्टिंग, कुछ भी वॉट एवर मेथड जो भी आप लगाना चाहते हो, तो MnOH होल ट्वाइस में ऑक्सीजन तो रहेगी, उस ऑक्सीजन के इन्फ्लुएंस में ये मैंगनीज ऑक्सीडाइज हो जाता है, इसलिए MnO2 बनता है। क्योंकि हीट किया गया ना किसी चीज को, एयर तो थोड़ी बहुत रहेगी, ऑक्सीजन तो रहेगा ही, तो लकीली ये वाली चीज MnOH होल ट्वाइस वाली कन्वर्ट हो जाती है MnO2 में हीट करने पे। मतलब ये भी पीपीटी ही था, इस पीपीटी को हीट करेंगे तो पानी निकल जाएगा और स्लाइटली एयर से ऑक्सीजन लेके MnO2 के ब्राउन ब्लैक पीपीटी में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना भैया। टेस्ट नंबर 1 हो गया, कॉपी कर लो इसको। टेस्ट नंबर 2 बता देते हैं, इसके 2, 3, 4 ऐसे ही एक साथ ही बता देते हैं। टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4 ऐसे ही एक साथ ही लाइन से देख लो, मैंगनीज एक ही उसमें खत्म हो जाएगा। ऐसे टेस्ट 3 और लास्ट में लिख देते हैं टेस्ट 4। टेस्ट 2 में देखिए हमारे पास क्या आ चुका है अब तक, Mn+2 आ चुका है ना। तो बोलते हैं कि जो Mn+2 है, अगर इसमें NaBiO3 डाल दो, NaBi बिस्मथ है ये, O3 एसिडिक मीडियम में, तो बोलते हैं ये भी कलरलेस है, ये भी कलरलेस है, लेकिन फाइनली हमें पिंक कलर मिल जाता है। अभी बताते हैं क्या है। HMnO4 या MnO4 माइनस मिल जाता है हमको, मतलब Mn+2 ऑक्सीडाइज हो जाएगा MnO4 माइनस में, और NaBiO3 में बिस्मथ की ऑक्सीडेशन नंबर +5 है, और +5 से रिड्यूस हो जाता है ये बिस्मथ +3 में। नाइट्रोजन फैमिली का है ना, इनर्ट पेयर इफेक्ट जानते हो, तो बिस्मथ की +5 ऑक्सीडेशन नंबर हाईली अनस्टेबल होती है, जैसे लेड की +3 +4 ऑक्सीडेशन नंबर अनस्टेबल होती है ना। तो बिस्मथ +5 से क्या होना चाहता है? रिड्यूस होना चाहता है, कहां जाना चाहता है? +3 में। ऑब्वियसली इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है उसमें, तो Mn+2 कहां चला जाएगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो वैसे ही एक रिएक्शन और बोली जाती है कि Mn+2 की रिएक्शन PbO2 से करा देते हैं। PbO2 में लेड की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +4। लेड में भी इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है, +2 जाना चाहेगा, तो ये फिर इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, एसिडिक मीडियम में हो रहा है ये सब, MnO4 माइनस में, और खुद कन्वर्ट हो जाएगा Pb+2 में। ये रिएक्शन हो जाएगी, समझ में आ रहा है। एक और ऐसी से मिलती जुलती रिएक्शन होती है वही ऊपर वाली रिएक्शन, जिसको रेड लेड बोलते हैं, कुछ कुछ बुक्स में लिखा है Pb3O4, रेड लेड नाम होता है इसका, रेड और लेड। Pb3O4 भी एक्चुअली में होता क्या है? PbO और PbO2 का मिक्सचर होता है ना, PbO और PbO2 का मिक्सचर है, तो ये भी खुद कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? Pb+2 में।
और इसको ऑक्सीडाइज कर देगा MnO4 माइनस में, MnO4 माइनस रादर KMnO4 या HMnO4। क्या कलर होता है इसका? अरे KMnO4 का भैया, पोटेशियम पर्पल कलर, हल्का सा लोग इसको पिंक भी बोलते हैं, पर्पल पिंक, ऐसे ही पिंकिश पर्पल। तो ये सारे कलर आ नहीं जाएगा, ये कलर जो है आ जाएगा MnO4 माइनस का। तो ये 3 रिएक्शन और इसकी है Mn+2 की, जो आपको पता होनी चाहिए। और इन सब का बेसिस यही है कि Mn+2 तो भैया खुद ऑक्सीडाइज हो जा रहा है, क्योंकि उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लिए हैं। पहले NaBiO3 ले लिया, जिसमें बिस्मथ की +5 ऑक्सीडेशन नंबर है। तो +5 रिड्यूस होके कहाँ जाता है? ऑब्वियसली हमेशा रिड्यूस होके +3 में जाएगा, सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर देगा। वैसे Mn+2 PbO2 को ऑक्सीडाइज, PbO2 से रिएक्शन करेगा एसिडिक मीडियम में। एक्चुअली बनता है यहाँ पे HMnO4 है। MnO4 माइनस ही तो रिस्पॉन्सिबल होता है उसके पर्पल कलर के लिए। H की जरूरत नहीं, यहाँ पोटेशियम लगा दो, सोडियम लगा दो, कोई मतलब नहीं, क्योंकि MnO4 माइनस में ही तो DD ट्रांजिशन होता है। MnO4 माइनस में तो D3S हाइब्रिडाइजेशन होता है। लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर फेनोमेना MnO4 माइनस में होता है, उसी की वजह से उसका पर्पल कलर या पिंकिश पर्पल कलर बोल देते हैं हम लोग, है ना भैया। और Pb3O4 एक्चुअली में PbO और PbO2 होता है। PbO में लेड+2 ऑक्सीडेशन नंबर में है, और PbO2 रिएक्शन करके ऐसे बना देगा। तो ये टेस्ट हो गए, मैंगनीज के टेस्ट फिनिश हो गए। समझ में आ गया भैया? रिएक्शन अगर Yes, आप समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ दोस्त, क्लियर हो गया? आगे चले, जल्दी कॉपी कर लो इसको, जल्दी कॉपी कर लो। मैंगनीज के टेस्ट फिनिश। अब लिखिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ Zn+2। Zn+2 Zn+2 का आइडेंटिफिकेशन हटा दे इसको, लिख रहे हो अभी? अच्छा ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ऐसे ही हम तुमसे मैंगनीज में पूछते, मैंगनीज में जो अभी अभी कराया है, कि MnOH होल ट्वाइस का क्या कलर होता है बताओ? लाइट पिंक कलर। बहुत बढ़िया। तो ये जो मैंगनीज में ये भी बता रहे थे, जस्ट पूछ रहे तुम लोगों से, कि ये जो तुम बता रहे थे कि MnOH होल ट्वाइस लाइट पिंक कलर है, क्या ये NaOH में सॉल्युबल होगा? होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? MnOH होल ट्वाइस जो होता है, क्या ये एक्सेस NH4OH में सॉल्युबल होगा? होगा तो क्यों होगा, क्या होगा और क्यों नहीं होगा? अगर नहीं होगा तो बताओ। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा दोस्त? क्योंकि दोस्त एक बात बताओगे, NaOH बेस है और ये मेटल का हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड सब बेसिक होते हैं। NaOH में सिर्फ वो मेटल ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल होते हैं जो एम्फोटेरिक होते हैं या जो एसिडिक होते हैं। इसलिए ये तो नहीं होगा, क्योंकि MnOH होल ट्वाइस स्ट्रिक्टली बेसिक है, एम्फोटेरिक थोड़ी है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड पिछली क्लास में बता चुके हैं। MnOH होल ट्वाइस NH4OH में भी सॉल्युबल नहीं होगा। क्यों दोस्त? क्योंकि NH4OH में सॉल्युबल होने वाले हाइड्रोक्साइड्स कौन कौन से बताए थे तुमको? बहुत बढ़िया, कॉपर का बताया था, सिल्वर का बताया था, जिंक का बताया था, कैडमियम का बताया था, निकल का बताया था, क्रोमियम का बताया था। ये हाइड्रोक्साइड होते हैं जो एक्सेस NH4OH में सॉल्युबल होते हैं, और बिकॉज ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होते हैं वो। तो ये कॉम्प्लेक्स बनाता नहीं, MnOH होल ट्वाइस NaOH में सॉल्युबल नहीं होगा, क्योंकि वो बेसिक है, वो एसिडिक थोड़ी है, एम्फोटेरिक वाले। समझ में आ गया? कॉपी करोगे इसको, लिख लो कि भैया MnOH होल ट्वाइस जो होता है वो NaOH के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि MnOH होल ट्वाइस स्ट्रिक्टली बेसिक है, मेटल का हाइड्रोक्साइड है। NaOH भी बेस है। NaOH में वो हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल होते थे, वो मेटल के हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल होते थे जो खुद एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करते थे, मतलब एसिडिक भी होते थे। तो वैसे ही MnOH होल ट्वाइस NH4OH में भी सॉल्युबल नहीं होगा।
सॉल्युबल इसलिए नहीं होगा क्योंकि एक्सेस NH4OH में वो कुछ पर्टिकुलर मेटल हाइड्रोक्साइड जो कि 6 होते हैं, वो इसलिए सॉल्युबल होते थे क्योंकि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता था। यहाँ पे तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं होता ना, इसलिए कौन कौन से मेटल हाइड्रोक्साइड एक्सेस NH4OH में सॉल्युबल होते हैं, वो 6 होते हैं, वो अलग से पढ़ाए जा चुके हैं। और कौन कौन से मेटल ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड एसिड और बेस दोनों में सॉल्युबल होते हैं, स्पेशली बेस की अगर बात करें तो वो एम्फोटेरिक वाले होते हैं, वो भी अलग से पढ़ा दिए। ठीक है भैया, आगे बताएं। हो गया, पिछली क्लासेस में ये सब बताया हुआ है, आज तो ऐसे ही बता रहे हैं। चलो दोस्त, अब सपोज करो आइडेंटिफिकेशन ऑफ Zn+2 करने जा रहे हैं। लिखिए हेडिंग, आइडेंटिफिकेशन ऑफ Zn+2 जिंक। Zn+2 जिंक। आपने क्या किया, OS लिया, उसमें NH4Cl ऐड किया। NH4Cl सॉलिड फॉर्म में ऐड करते हैं, पाउडर ऐसे थोड़ा सा, या और NH4OH एक्वस फॉर्म में ऐड करते हैं और बाद में H2S गैस पास कराते हैं। तो आपको ZnS का व्हाइट पीपीटी, ऑब्वियसली व्हाइट पीपीटी ग्रुप 4 में इस ग्रुप रिएजेंट के साथ तो एक ही व्हाइट पीपीटी आता है और वो व्हाइट पीपीटी ZnS होता है। और वैसे आपको बता दें, ये रेयरेस्ट में रेयर है ये, मतलब मेटल सल्फाइड, जनरली जितने भी मेटल सल्फाइड होते हैं वो कलर्ड होते हैं, यही इकलौता जितना हमारे सिलेबस में है। अगर आपको हम पहले बता दें, आपके सिलेबस में अगर कहीं पे दिखे मेटल सल्फाइड है, व्हाइट कलर का है, जिंक सल्फाइड होगा, क्योंकि सल्फर की प्रेजेंस की वजह से कलर आता चला जाता है। आपने देखे होंगे जितने भी सल्फाइड ग्रुप 2A ग्रुप 2B में है, कोई व्हाइट कलर का है क्या? ग्रुप 4 में भी कोई व्हाइट नहीं है। मेटल सल्फाइड व्हाइट कलर के होते ही नहीं है, रेयर होते हैं, रेयर होते होंगे एक आध, ऐसा नहीं है, खोजने चले कोई तो मिल जाएंगे कहीं ना कहीं, लेकिन हमारे सिलेबस में जो पढ़ना है अननेसेसरी कोई थोड़ी दे देगा। उसमें से जो ये जिंक सल्फाइड है, ये व्हाइट कलर का है। कभी दिया रहे एक मेटल सल्फाइड है जो व्हाइट कलर का, बिना सोचे समझे बोल देना हो जिंक है ना। एडवांस में आए थोड़ा देख लेना कि हाँ जिंक जैसा कुछ हो, ऐसा ना हो कि एकदम एंटायरली डिफरेंट ही कुछ कंपाउंड दिया हो, मतलब बहुत ज्यादा चांसेस है कि जिंक है। समझ गए जिंक सल्फाइड? तो जिंक सल्फाइड अपने प्रेसिपिटेट के फॉर्म में, अबे पत्थर जैसा ऐसे होगा, प्रेसिपिटेट बैठ गया होगा, वो थोड़ी रिएक्शन करेगा, इसके आयंस सॉल्यूशन फॉर्म में आएंगे तब रिएक्शन होती है ना। तो इसका मतलब है जिंक सल्फाइड को सबसे पहले हम क्या करेंगे, बॉइल करेंगे ना। तो लिखो ZnS इज फर्स्ट बॉइल्ड, लिख लीजिए अपनी कॉपी में, ZnS इज, जो जिंक सल्फाइड है, जिंक सल्फाइड का व्हाइट पीपीटी, ZnS इज फर्स्ट बॉइल्ड, है ना भैया, विद एन एसिड, किसी एसिड के साथ बॉइल करेंगे। लाइक वो एसिड आप लोगों ने सुना होगा, कौन सा होता है, इतनी देर से बताए हुए HNO3 या H2SO4 ऐसे ही etc. ZnS is first boiled with an acid like HNO3, H2SO4 etc. to obtain, क्या मिलता है इससे, बॉइल करने का पर्पस क्या है वे, क्या है, टू ऑब्टेन Zn+2 आयन, है ना, इन सॉल्यूशन, Zn+2 आयंस इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन फॉर्म में Zn+2 आयंस मिल जाएंगे हमको, है ना भैया। अब हम Zn+2 का टेस्ट कराएंगे, क्लियर। तो आपने क्या किया था, लिखा था जिंक सल्फाइड का व्हाइट पीपीटी है, इसको एसिड के साथ मान लो HNO3 के साथ बॉइल किया गया, HNO3 एसिड के साथ बॉइल करो इसको, तो आपको जिंक नाइट्रेट मिल जाएगा, या Zn+2 हम कह दे, ये मिल जाएगा। अब इसी Zn+2 का हम टेस्ट कराएंगे, बहुत ज्यादा टेस्ट होते नहीं जिंक के, है ना, एक आध दो सिंपल सिंपल टेस्ट होते हैं। जैसे आपने Zn+2 लिया, थोड़ा सा इसमें NaOH डाल दिया, जैसे ही NaOH डालोगे जिंक हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा भैया, बोलते हैं जिंक हाइड्रोक्साइड थोड़ी देर में सेटल डाउन होकर व्हाइट पीपीटी के फॉर्म में आ जाता है। वैसे आयनाइज्ड होता है ये थोड़ा थोड़ा, लेकिन काफी देर तक रख दो तो जिंक हाइड्रोक्साइड का व्हाइट पीपीटी आ जाता है ना दोस्त। और बोलते हैं जो जिंक हाइड्रोक्साइड का व्हाइट पीपीटी है, ये सॉल्युबल इन एक्सेस NaOH
और जिंक हाइड्रोक्साइड का व्हाइट पीपीटी सॉल्युबल इन एक्सेस NH4OH। सॉल्युबल होता है ना भैया ये, अगर एक्सेस NaOH ले लोगे तब भी सॉल्युबल हो जाएगा, और एक्सेस NH4OH ले लोगे तब भी सॉल्युबल हो जाएगा। क्यों सॉल्युबल होगा, क्या बनेगा बताओ दोस्त। जिंक हाइड्रोक्साइड वाला जो बना है, आपने ये बनाया हुआ है, ये एक्सेस NaOH में सॉल्युबल क्यों है? बहुत बढ़िया, एसिड बेस रिएक्शन एम्फोटेरिक होता है ना। NaOH बेस है, जिंक हाइड्रोक्साइड एसिड है, क्योंकि मेटल उसका सॉरी एम्फोटेरिक है, तो ये क्या बन जाएगा? हाँ, Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट, या इसी में जितने ऑक्सीजन होते हैं उतने वाटर डाल दो तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जो आ जाएगा, इसी को ऐसे भी लिखा जाता है Na2ZnOH का होल 4 कॉम्प्लेक्स, और ये सॉल्युबल होता है, सॉल्युबल नो डाउट, ये कोई ऐसी दिक्कत नहीं, इसमें सॉल्युबल है ये, ठीक है ना। चाहे जैसे लिखो, चाहे ये लिखो, चाहे ये लिखो, ऐसे ऊपर हम लिख देते हैं ये जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं ये सॉल्युबल प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, सॉल्युबल, ये नीचे वाले। वैसे ही जिंक हाइड्रोक्साइड एक्सेस NH4OH में सॉल्युबल होता है बिकॉज ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। कौन सा कॉम्प्लेक्स होता था? Zn NH3 होल 4 और OH होल ट्वाइस, ये भी तो सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स होता है। एक दिन एक्सेस NH4OH में सॉल्युबिलिटी बताई थी, ये भी सॉल्युबल है। तो इसका मतलब ये है कि जिंक हाइड्रोक्साइड एक्सेस NaOH में सॉल्युबल होता है बिकॉज ऑफ एसिड बेस रिएक्शन, और जिंक हाइड्रोक्साइड एक्सेस NH4OH में सॉल्युबल होता है बिकॉज ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन। और ये दोनों सेपरेटली आपको डिस्कस करके हम मतलब बता चुके हैं, आप लोग जानते हैं इसको। एक और ऐसा ही टेस्ट होता है, ये टेस्ट 1 था, टेस्ट 1 के ही 2 पार्ट थे, और एक टेस्ट ऐसे टेस्ट 2 होता है। टेस्ट 2 लिखे भैया, कॉपी कर लिया दोस्त, कोई डाउट तो नहीं किसी को? अच्छा, टेस्ट 2 देखो दोस्त, टेस्ट 2, एक दिन हम आपको K4 एफिशिएंसी की रिएक्शंस बताए थे, याद है? तो क्या थी रिएक्शन? अरे Zn+2 ले लो, उसमें K4 एफिशिएंसी डाल दो, क्या बनेगा? चारों पोटेशियम रिप्लेस हो जाते थे, K4 एफिशिएंसी स्लाइटली येलो कलर का सॉल्यूशन होता है, स्लाइटली येलो सॉल्यूशन। कोई बोले सर ये डायामैग्नेटिक होता है, K3 एफिशिएंसी में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो पूरा येलो होता है, लेकिन K4 एफिशिएंसी ऑल्दो डायामैग्नेटिक है लेकिन स्लाइटली येलो कलर का होता है। पेल येलो सॉल्यूशन या लाइट येलो सॉल्यूशन, बहुत हल्का सा येलो सॉल्यूशन होता है ये सॉल्यूशन। तो बोलते हैं कि भाई अगर आपने Zn+2 और K4 एफिशिएंसी डाला तो ये क्या होता है, चारों पोटेशियम को जिंक रिप्लेस कर देता है 2 जिंक से, तो Zn2 एफिशिएंसी, और भाई ये व्हाइट पीपीटी आ जाता है, व्हाइट पीपीटी। कोई बोले ऐसा कैसे हो गया सर, व्हाइट पीपीटी कैसे आ गया? तो मेरे भाई आपको पोलराइजिंग पावर का आइडिया है? जैसे एफिशिएंसी माइनस कहीं पे लिखा हो, इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा? 4 माइनस आएगा। अब इसको पोलराइजिंग पावर पोटेशियम की ज्यादा होती है या कैल्शियम की ज्यादा होती है बताओ? ओ सॉरी, जिंक की, Zn की ज्यादा होगी ना, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है उतनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर होती है। तो अनायन को लेके कौन बैठेगा? भाई पोटेशियम वाला सॉल्युबल बना देगा, जिंक वाला क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स नहीं बना देगा, और हैवी नहीं बन जाएगा, हैवी, इसलिए प्रेसिपिटेट आ जाएगा। जैसे 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 सुनो, सुन तो लो बे भाई, रुबिडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, ये सारे सॉल्युबल होते हैं, समझ में आ रहा है? लेकिन वही अल्कलाइन अर्थ मेटल में चले जाओ, बेरियम कार्बोनेट, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट, ये व्हाइट पीपीटी नहीं होते। इसका मतलब जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जाता है कटायन पे, अनायन के साथ वो चीजें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा ना, जैसे Zn+2 और इनके बीच में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज 4 है और पॉजिटिव 2 है।
तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा इस कंपाउंड में, इसका मतलब आयनिक कैरेक्टर कम होगा। और वाटर क्या होता है, आयनिक, तो आयनिक चीजों में कोवेलेंट वाले थोड़ी सॉलेबल होते हैं, तो अलग से डिपॉजिट नहीं कर जाएगा ये। जबकि पोटेशियम जब था तो आयनिक ज्यादा था। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है फजान रूल से? इसलिए जब अनायन मोनोवैलेंट था तो ये सॉलेबल था, लेकिन अनायन बाईवैलेंट या ट्राईवैलेंट कर दोगे तो बैठ जाएगा, हैवी पीपीटी हो जाएगा। क्लियर है? ऑनलाइन वालों समझ में आ रहा है तुम लोगों को? यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया बच्चा। चलो जल्दी कॉपी कर लो इसको, कॉपी कर लो। तो क्या हो रहा है कि आपको तो ये फजान, कोई भी चीज पानी में प्रेसिपिटेट क्यों बनाती है? अच्छा तुम लोगों को ये पता नहीं, आइडिया नहीं है, बताए तो है कई बार कि लोग बोलते हैं सर AgCl का वाइट पीपीटी आ जाता है, जबकि NaCl का नहीं आता। क्यों नहीं आता? NaCl सॉल्युबल होता है पानी में, बता रहे हैं, और AgCl इनसॉल्युबल होता है पानी में। क्यों दोस्त? तो कोई बोले वाटर जो होता है वो खुद क्या होता है, इनऑर्गेनिक होता है, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है ना वाटर। तो वाटर इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, और इस इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में NaCl सॉल्युबल है। क्यों सॉल्युबल है? इसका मतलब NaCl में आयनिक कैरेक्टर है ना। इनऑर्गेनिक का मतलब वाटर में आयनिक कैरेक्टर है, वाटर में आयनिक कैरेक्टर है तो लाइक डिजॉल्व्स लाइक, वो आयनिक वालों को डिजॉल्व कर लेगा। तो इसीलिए वाटर NaCl में सॉल्युबल, NaCl में वाटर सॉल्युबल, मतलब वाटर में NaCl सॉल्युबल हो जाता है ना, क्योंकि NaCl भी आयनिक है, वाटर भी आयनिक है। कोवेलेंट कैरेक्टर जितना ज्यादा किसी कंपाउंड में बढ़ता चला जाएगा, उसकी पानी में सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती चली जाएगी। जैसे ऑयल ले लो, ऑयल, बटर, घी, फैट, तेल ले लो, पानी के ऊपर डाल दो तो डिपॉजिट तो होता नहीं। क्यों दोस्त? क्योंकि भैया हाइड्रोकार्बन होता है ऑयल, और उसमें बहुत ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर है। तो बहुत ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर है तो इसका मतलब पानी में सॉल्युबल तो नहीं होगा, दो डिफरेंट लेयर बन जाएंगी। अब दोनों लेयर में जो हैवी लेयर होगी नीचे होगी, तो ऑयल की डेंसिटी कम होती है इसलिए ऊपर फ्लोट करता है। समझ में आ गया? कोवेलेंट कैरेक्टर AgCl में भी ज्यादा है, लेकिन AgCl मेटल है, Ag 108, समझ रहे हो? और वो फिर इसका मतलब AgCl अगर आप देखोगे तो पानी से तो हैवी है, इसलिए पानी में नीचे जाके बैठ जाएगा वो। तो दो डिफरेंट लेयर कब बनती हैं? जब एक ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड आपस में मिक्स करने की कोशिश करते हो, उनमें से जो हैवी होता है नीचे बैठ जाता है। परफेक्टली जो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में अपीयर होते हैं, इसका मतलब उनमें बहुत ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। समझ में आ रहा है दोस्त? क्यों भाई ऑनलाइन वाले तुम लोगों को समझ में आ रहा है? यस सर। अच्छा चलो ठीक है, ये हो गया। चलिए लिखिए, ये खत्म, ग्रुप 4 खत्म, लिखो ग्रुप 5। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रुप 5 cations, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रुप 5 cations। जो ग्रुप 5 cations होते हैं उनका आइडेंटिफिकेशन। ग्रुप 5 cations होते कौन कौन से? कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, यही ना? बहुत बढ़िया दोस्त। तो ठीक है, हम भी लिख दें जब तुम लोग लिख रहे हो तो। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रुप 5 cations। ग्रुप 5 cations बेसिक रेडिकल्स हैं ये सब। cations होते कौन कौन से हैं? हाँ, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम, +2 ऑक्सीडेशन नंबर में। सबसे पहले शुरुआत क्या करते हो? OS लेते हो, OS बनाते हो ना, OS होएगा भाई। OS कैसे लेते हैं? ऐसे एक टेस्ट ट्यूब ले लो, टेस्ट ट्यूब में आपने OS बना लिया, कोई पीपीटी नहीं है, इसको हम बोल देंगे कि ये OS है, कोई पीपीटी थोड़ी है, ओरिजिनल सॉल्यूशन।
इस OS में क्या किया आपने, अमोनियम कार्बोनेट डाला जाता है जो इसका ग्रुप रिएजेंट है ना, तो NH4CO3 डालते हैं। अब कोई बोले सर इस OS में पता नहीं क्या है, कैल्शियम +2 Ba+2 Sr+2, लकीली जो भी होंगे तीनों, उन तीनों के व्हाइट पीपीटी आते हैं, CaCO3 होगा या SrCO3 होगा या BaCO3 होगा, होंगे तीनों व्हाइट पीपीटी। अब इनमें हम पहचान नहीं सकते कि भाई कौन सा है, क्योंकि तीनों ही व्हाइट पीपीटी के फॉर्म में होंगे, कोई भी आएगा, अगर कैल्शियम होगा, स्ट्रोंशियम हो गया, बेरियम हो गया, ये सब व्हाइट पीपीटी बनाते हैं अपने कार्बोनेट के, तो ऐसे हम जज नहीं कर सकते, है ना दोस्त। नीचे हमको पीपीटी के फॉर्म में मिल जाएगा, अगर यहाँ पे कैल्शियम +2 बेरियम +2 स्ट्रोंशियम +2 है तो हमें नीचे डिपॉजिट हो जाएगा पीपीटी के फॉर्म में। समझ में आ रहा है कि नहीं बे? अरे वो ऐसे टेस्ट ट्यूब रहेगी और इस टेस्ट ट्यूब में नीचे ऐसे डिपॉजिटेड फॉर्म में ऐसे बैठा रहेगा ये, समझ रहे हो, पीपीटी, यही तो बोलेंगे प्रेसिपिटेट है ये। तो कैसे पहचानोगे इनमें कौन कौन से हैं, कैसे पहचानोगे? इनके लिए जो कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम है, इन तीनों के डिटेक्शन पहले तो एक रिएजेंट से बताते हैं, फिर फ्लेम टेस्ट बता देंगे। 3 रिएजेंट्स की हेल्प से लिखो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ Ca+2 Sr+2 N। अच्छा ये लिखे नहीं हो क्या अभी, लिख लेना अभी, पहले हम जो बोल रहे हैं वो लिखो। आइडेंटिफिकेशन ऑफ Ca+2 Sr+2 एंड Ba+2, identification of calcium, strontium and barium, identification of calcium, strontium and barium is generally carried out with the help of following 3 reagents. Identification of Ca+2 Sr+2 and Ba+2 is carried out with the help of following 3 reagents. Identification of Ca+2 Sr+2 and Ba+2 is carried out with the help of following 3 reagents, है ना दोस्त। उन 3 reagents की हेल्प से हम लोग करते हैं, उन तीनों reagents को थोड़ा अच्छे से लिखना पड़ेगा। पहला reagent होता है, ध्यान से देखो, इन्हीं तीनों reagent को हम यूज करेंगे और उनसे हो जाएगा, और इतना ही याद रखना है तुम्हें, अमोनियम ऑक्सलेट। दूसरा reagent होता है अमोनियम सल्फेट, और तीसरा reagent होता है K2CrO4, जो हमने बोले ना विद हेल्प ऑफ फॉलोइंग 3 रिएजेंट, वो फॉलोइंग 3 रिएजेंट यही है। इन्हीं तीनों रिएजेंट की हेल्प से हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे अभी। अमोनियम ऑक्सलेट, अमोनियम सल्फेट और K2CrO4, है ना भैया। ऊपर वाला सब बना लिए, ये ऊपर वाला, इसको व्हाइट पीपीटी ऑफ व्हाइट पीपीटी व्हाइट पीपीटी, इसको कॉपी करो, कॉपी करो, पहले कॉपी कर लो, नहीं छूट जाएगा अभी। कॉपी करो भैया। अमोनियम ऑक्सलेट, अमोनियम सल्फेट और K2CrO4, OS से बना लो। ऊपर अमोनियम OS लिया, OS में अमोनियम कार्बोनेट डाला, अमोनियम कार्बोनेट में क्या हुआ डालने के बाद, देख लो इन सब के कार्बोनेट के व्हाइट पीपीटी आ गए। आगे बताएं। ऑनलाइन वालों कॉपी कर लिए? यस सर। ठीक है, देखिए ये बोलते हैं कि अगर कैल्शियम +2 हुआ, अगर कैल्शियम +2 हुआ, ध्यान से देखना, तो एक आप टेस्ट ट्यूब ले लो, टेस्ट ट्यूब में कैल्शियम +2 ले लो, ध्यान से देखो भैया, से टेस्ट ट्यूब ले लिया आपने, अजीब सी टेस्ट ट्यूब बन गई है, रुक जाओ। अगर आपके पास कैल्शियम +2 है, OS में अगर कैल्शियम +2 है OS में, तो ये जो होता है, अगर इसमें आप अमोनियम ऑक्सलेट डालोगे, रुक जाओ अभी, NH4 होल ट्वाइस C2O4, तो क्या होगा? अगर आप इसमें अमोनियम सल्फेट डालोगे तो क्या होगा?
और अगर आप इसमें K2CrO4 डालोगे तो क्या होगा? कैल्शियम +2 है OS में, है ना, OS है ये। अमोनियम ऑक्सलेट डालने पे बोलते हैं कि CaC2O4 का व्हाइट पीपीटी आ जाता है, बाकी दोनों में व्हाइट पीपीटी नहीं आता। याद ये रखना है तुम्हें कि अगर कैल्शियम +2 हुआ तो ये व्हाइट पीपीटी आ जाएगा, बाकी दोनों केसेस में व्हाइट पीपीटी नहीं आएंगे, है ना भैया। वैसे ही अगर आपका, सुनो तो इधर देख लो पहले एक बार और, OS में Sr+2 हुआ, Sr+2 स्ट्रोंशियम, आपने OS लिया और उसमें Sr+2 हुआ, उसमें भी यही तीनों रिएजेंट डाल दो। पहले आप डाल दो अमोनियम ऑक्सलेट, फिर डाल दो उसी में अमोनियम सल्फेट, और लास्ट में उसमें तीसरा वाला अलग अलग है ये सब, तीसरी बार आप डाल के चेक करो K2CrO4। तो मेरे भाई ध्यान से सुनो, अगर अगर अमोनियम ऑक्सलेट हुआ तो ये, अगर अमोनियम ऑक्सलेट डाला तो स्ट्रोंशियम हुआ तो Sr(C2O4) इसका व्हाइट पीपीटी आ जाएगा, और अमोनियम सल्फेट के साथ भी SrSO4 का भी व्हाइट पीपीटी आ जाएगा। ध्यान से देखो, अभी अभी देख लो पहले फिर लिखना, व्हाइट पीपीटी, और ये भी व्हाइट पीपीटी। लास्ट वाले में पीपीटी नहीं आता, रिएक्शन भले ही कुछ बनता हो, रिएक्शन पीपीटी नहीं आता, नो पीपीटी। कोई बोले अच्छा सर अगर बेरियम हुआ तो, अगर आपने OS बनाया और OS में या टेस्ट ट्यूब में बेरियम+2 रहा, बेरियम+2, तो इंटरेस्टिंग चीज इसमें देखिए, ये अमोनियम ऑक्सलेट के साथ व्हाइट पीपीटी देता है। ध्यान से देख लो पहले फिर लिखना, टाइम दे रहे हैं अभी। अमोनियम सल्फेट के साथ, अगर अमोनियम सल्फेट आपने डाला, अलग 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 है, ये नहीं कि एक साथ इनको उठा के डाल दो, और K2CrO4 डाला तो क्या होगा? तो मेरे भाई ध्यान से देखो, अगर अमोनियम ऑक्सलेट डाला और बेरियम+2 हुआ तो ये BaC2O4 का व्हाइट पीपीटी दे देगा, और अगर आपने Ba+2 है और अमोनियम सल्फेट डाला तो BaSO4 का व्हाइट पीपीटी दे देगा, और अगर K2CrO4 डाला तो BaCrO4 का येलो पीपीटी दे देगा, येलो, येलो पीपीटी, लास्ट में येलो है, और ये दोनों ऊपर वाले व्हाइट पीपीटी है। तो देखो एक कुछ पैटर्न सा बनता चला जा रहा है, याद करने के लिए आपके लिए अच्छा रहेगा। व्हाइट पीपीटी, ये भी व्हाइट पीपीटी, और लास्ट वाला येलो पीपीटी, याद कर लोगे इसको? बताओ भैया ऑनलाइन वाले तुम लोग। यस सर। हाँ दोस्त, ये पहला वाला है Ca+2 का डिटेक्शन, दूसरा वाला है Sr+2 का डिटेक्शन इस रिएजेंट से, इन रिएजेंट्स की हेल्प से, और लास्ट में है Ba+2 का डिटेक्शन इन रिएजेंट्स की हेल्प से। चलो कॉपी कर लो, Ca+2 के लिए ऐसे, Sr+2 के लिए ऐसे, और Ba+2 के लिए ऐसे, जल्दी कॉपी करिए। अच्छे से बना लो। ये तीनों रिएजेंट्स जरूर याद रखना, अमोनियम ऑक्सलेट, अमोनियम सल्फेट और K2CrO4। अगर कैल्शियम+2 हुआ तो अमोनियम ऑक्सलेट के साथ व्हाइट पीपीटी देगा, अगर कैल्शियम+2 है तो अमोनियम सल्फेट और अमोनियम पोटेशियम क्रोमेट के साथ कोई प्रेसिपिटेट नहीं देगा। मतलब जैसे जैसे नीचे जाते जाते हो, प्रेसिपिटेट बनाने की टेंडेंसी इन तीनों रिएजेंट के साथ बढ़ती चली जाती है। बेरियम तीनों के साथ प्रेसिपिटेट देता है, दो व्हाइट कलर के होते हैं, एक येलो कलर का होता है।
ये लो, तो ये होते हैं ग्रुप 5 कटायंस का पहला टेस्ट। फ्लेम टेस्ट इनका बच्चा है, अभी बता दे रहे हैं। कैल्शियम +2, स्ट्रोंशियम +2 और बेरियम +2 ऐसे डिटेक्ट किए जाते हैं इन तीनों रिएजेंट्स की हेल्प से। टेस्ट ट्यूब में अगर कैल्शियम +2 है ना भैया, तो अमोनियम ऑक्सलेट डालने पे व्हाइट पीपीटी आ रहा होगा। अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम क्रोमेट डालने पे कैल्शियम +2 व्हाइट पीपीटी नहीं देगा, है ना। सॉल्यूशन में होंगे वो सब, लेकिन प्रेसिपिटेट के फॉर्म में डिपॉजिट नहीं करेंगे। सिमिलरली अगर स्ट्रोंशियम +2 हुआ तो वो दोनों के साथ व्हाइट पीपीटी देगा, K2CrO4 के साथ नहीं देगा। और अगर बेरियम +2 होता है OS में, OS है ये सोल्यूशन OS, तो वो शुरुआत में 2 के साथ व्हाइट पीपीटी देगा, तीसरे वाले के साथ येलो पीपीटी देगा। समझ रहे हो भैया? आगे बताएं। इसी में आता है फ्लेम टेस्ट। ऑनलाइन वालों कॉपी कर लिया भैया। इसी में आता है फ्लेम टेस्ट। क्या होता है फ्लेम टेस्ट? क्या होता है फ्लेम टेस्ट, बताओ। कौन कौन देते हैं जनरली? एस ब्लॉक वाले मेटल्स की बात हो जाती है ना फ्लेम टेस्ट में। हाँ, उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, लोग उल्टा पुल्टा कुछ भी बताते हैं। फ्लेम टेस्ट की बात कर रहे हैं। फ्लेम, अल्कलाइन अर्थ मेटल में क्या क्या होते हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इतने ही लिखे जाएंगे। इनका फ्लेम का कलर क्या आएगा? अल्कली मेटल में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। ठीक, सीजियम में लिख लो। ये हो गए। चलो, फ्लेम टेस्ट का बेसिस क्या है? बेसिस क्या बेसिस होता है? एटॉमिक एक्साइटेशन बात कर रहे हो, क्या मतलब है इसका? कि जब इन मेटल्स को फ्लेम में डाला जाता है तो इन मेटल्स के इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाते हैं, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। और एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं तो हायर एनर्जी लेवल पे पहुंचने के बाद ग्राउंड स्टेट में रिटर्न करते हैं। कोई भी एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन स्टे इन एक्साइटेड स्टेट फॉर 10⁻⁸ सेकेंड, और आफ्टर 10⁻⁸ सेकेंड वो इलेक्ट्रॉन फिर अपने हायर एक्साइटेड एनर्जी लेवल से ग्राउंड लेवल पे आना शुरू करेगा। तो while returning it emits certain wavelengths, और वो सारी वेवलेंथ हो सकता है अल्ट्रावायलेट में कुछ फॉल करे, कुछ विजिबल में फॉल करे, कुछ इंफ्रारेड में फॉल करे। तो हम लोग बोलते हैं इफ इलेक्ट्रॉन गेट्स एनर्जी एंड रीचेस टू हायर एनर्जी लेवल, it stay there for 10⁻⁸ सेकेंड, एंड आफ्टर इट मतलब आफ्टर वहां पे स्टे करने के बाद while returning, during returning it emits certain wavelengths। तो उसी में आपने लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड, हम्फ्री ये सुना हुआ है। तो अगर हायर एक्साइटेड लेवल से डायरेक्ट वो n=1 पे जंप कर गया ग्राउंड लेवल पे, तो हम लोग बोलते हैं वो वेवलेंथ तो एमिट करेगा, लेकिन वो वेवलेंथ अल्ट्रावायलेट रीजन में होगी, हमारी नेकेड आई से नहीं दिखाई देगी। लेकिन हायर एनर्जी लेवल से अगर वो रिटर्न कर रहा है ग्राउंड लेवल पे, रादर n=2 पे, तो बोलते हैं वो विजिबल, जितनी भी वेवलेंथ एमिट करेगा विजिबल रीजन में आएगी। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं हम, है ना, वैसे कर सकते हो और सबके लिए भी, स्पेशली अभी हाइड्रोजन के लिए बोल रहे हैं। तो बोला गया अच्छा, तो ये जो फ्लेम टेस्ट है इसका मतलब है जब इनको जैसे सोडियम, लिथियम, पोटेशियम इनको आग में डाला गया तो इनका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चला गया, ये अपने आयनाइज्ड फॉर्म में आ गए। तो जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में आना शुरू करेगा तो लाइट एमिट करेगा, वो लाइट हमें कलर दिखेगी। सबसे इजीली इनमें किसका इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा? साले सीजियम का। जितनी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम किसकी होगी? सीजियम की। इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाएगा।
तो जितनी कम आयनाइजेशन एनर्जी होगी, इसका मतलब hc बाय लैम्डा उतना कम होगा, इसका मतलब लैम्डा उतना ज्यादा होगा, तो रिटर्न होने वाला लैम्डा फिर उतना कम होगा, ऐसे ही तो बोलते हैं। तो लिथियम वाला क्या देखोगे, लिथियम का क्या होता है, क्रिम्सन रेड, जानते हो क्रिम्सन रेड होती है, इसका गोल्डन येलो, जानते हो कि नहीं, गोल्डन येलो या येलो बोलते हैं, इसका लाइलैक कलर क्या होता है, लाइलैक लाइट वॉयलेट कलर होता है ना, लाइट वॉयलेट, बहुत ज्यादा वॉयलेट नहीं, हल्का सा वॉयलेट, ठीक है। रुबिडियम का क्या होता है, हल्का सा ब्लू के साइड जाता है, इंडिगो टाइप से मान लो, है ना, और इसका बोल देते हैं वॉयलेट, ब्लू इंडिगो बोल सकते हो इसको। इंटरेस्टिंग चीज है, याद रखने वाली चीज, जानते हो क्या, विबग्योर फॉलो हो रहा है, देखो तो, अबे देखो तो, वॉयलेट इंडिगो या ब्लू, है ना, विबग्योर, तो ब्लू से हल्का कलर आ गया, फिर उसके बाद क्या आया, येलो आया, फिर क्या आया, रेड आया। तो जैसे आप हल्का सा देखो, एग्जैक्टली नहीं है लेकिन, एग्जैक्टली नहीं लेकिन समझने के लिए, तो विबग्योर आप लोग जानते हो, तो वॉयलेट की तरफ से शुरुआत हुई, हल्का सा इंडिगो टाइप से दिखा या ब्लू टाइप से, लाइलैक भी इंडिगो या पर्पल टाइप से हल्का सा है नहीं वो, और उसके बाद ग्रीन मिसिंग है, ठीक है, सोडियम में येलो, फिर रेड आ गया, तो याद करने के लिए कभी भूलोगे नहीं ऐसे, नहीं तो लोग सोचते हैं कभी कभी लिथियम को बोल देते हैं वॉयलेट और येलो यहाँ नीचे घुसेड़ देते हैं, ऐसा थोड़ी होता है, हल्का सा मिस अब नहीं होगा ना, याद तो रहेगा ही, कुछ समझ में आ रहा है, ऑनलाइन वालों तुम लोग बताओ भैया, याद Yes. रखने का तरीका। Yes, sir. अच्छा, एक और चीज देखो इसमें, इसमें बेरिलियम मैग्नीशियम फ्लेम टेस्ट देते ही नहीं है, क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाके अगर जाता भी है तो विजिबल रीजन में नहीं आता है, ठीक है, वह बोलते हैं इनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इनका इलेक्ट्रॉन जाता नहीं। कैल्शियम का क्या होता है, ब्रिक रेड, जानते हो ना, और इसका क्या होता है, क्रिम्सन रेड, और लास्ट वाले का एप्पल ग्रीन, और यहाँ भी देखो वो फॉलो हो रहा है विबग्योर, क्यों दोस्त, ठीक है, वॉयलेट इंडिगो नहीं मिला, ब्लू नहीं मिला, फिर क्या मिला, ग्रीन, फिर क्या मिला, ऑरेंज रेड, तो ग्रीन ऑरेंज रेड इसी तरीके हो नहीं रहा है, तो याद रख लोगे ऐसे, भूलोगे नहीं कभी, अगर तुमने विबग्योर वाला पैटर्न याद रखने का अपने आप से सोच के रखा तो कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम के ब्रिक रेड, क्रिम्सन रेड और एप्पल ग्रीन कलर होते हैं, और ये विबग्योर इस तरीके याद रखोगे तो कभी भूलोगे नहीं कि लिथियम का ब्रिक रेड होता है, सोडियम का गोल्डन येलो, पोटेशियम का लाइलैक कलर, रुबिडियम का ब्लू इंडिगो मान सकते हो, लाइट ब्लू होता है, स्काई ब्लू, लाइट ब्लू जो भी है, और सीजियम का वॉयलेट कलर होता है। इससे क्या है, कभी भूलोगे नहीं तुम। खैर हमारा वो अल्कलाइन अर्थ मेटल वाले कैटायंस थे, तो वहां पे इसको जल्दी से कॉपी कर लो, जल्दी कॉपी कर लो भैया। हैं? होली होली खेले क्या तुम लोग, गंगा मेला का कल नहीं खेले, पहले वाली खेले थे। हम्म, सही है। कलर तो सभी खराब ही आते हैं दोस्त इस टाइम, मार्केट में सारे कलर वैसे ही आ रहे हैं ना, वो खराब ही कलर है, कौन लोग, एक शॉप पे जाओ बोलो बहुत अच्छा कलर देना, तब भी वो लोग पैसे वो ले लेते हैं और खराब वही पुराना स्टॉक दे देते हैं, लो ले जाओ, शॉप वाले भी क्या। चलो हो गया भैया, तो ग्रुप 5 खत्म, चलो लास्ट ग्रुप पे चलते हैं कटायन के, फिर एसिडिक रेडिकल शुरू कर देंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रुप 6 कटायंस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रुप 6 cations, ग्रुप 6 cations,
देखो भैया, ग्रुप 6 वाले कौन कौन से होते हैं? है भैया? हाँ, KNAMG, कहो ना मुझसे, यही तो बताए थे तुम लोगों को। KNAMG +2 यही होते हैं कटायंस। एक चीज तो ये फ्लेम टेस्ट से चेक कर लो, पोटेशियम के क्या आएगा। अरे अभी बताए वे, फ्लेम टेस्ट अगर आप देखना चाहते हो तो एक, हाँ, तो यहीं से कंफर्म हो जाएगा कि फ्लेम टेस्ट में मैग्नीशियम तो फ्लेम टेस्ट देने वाला नहीं। अगर पोटेशियम होता तो क्या देता, लाइलैक कलर, लाइट वॉयलेट, और सोडियम होता तो गोल्डन येलो दे देता विजिबल में। भाई ठीक है, मैग्नीशियम +2 नहीं देता फ्लेम टेस्ट, मैग्नीशियम के लिए नो फ्लेम टेस्ट। एक तो ये हो गया। अगले ऐसे ही छोटे छोटे टेस्ट होते हैं। मान लो पोटेशियम का हम लोग बात करते हैं, पोटेशियम के लिए सिंपल सिंपल क्या टेस्ट, कोई टेस्ट बताओ जरा पोटेशियम का। पोटेशियम के लिए टेस्ट अगर लेना है आपको तो क्या करते हैं, पोटेशियम सपोज करो KCl के फॉर्म में है आपके पास, सपोज करो, अरे KCl के फॉर्म में है, KNO3 के फॉर्म में है, K+ के फॉर्म में होगा कि नहीं होगा। इसमें सोडियम कोबाल्टी नाइट्राइट ऐड करते हैं, Na3, ये कोबाल्ट, और NO2 6, ये सॉल्यूशन होता है। कैसा सॉल्यूशन होता है, ये एक्चुअली में येलो सॉल्यूशन होता है, ये खुद येलो सॉल्यूशन है, येलो सॉल्यूशन। इस येलो सॉल्यूशन में KCl डालते हैं तो पोटेशियम सोडियम को रिप्लेस करके यहाँ पे लग जाता है K3CO, और ये NO2 6, और भाई वो येलो सॉल्यूशन एक्चुअली में येलो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में अपीयर हो जाता है। तो बस हुआ क्या है, अरे कॉम्प्लेक्स के बाहर जो सोडियम था पोटेशियम से रिप्लेस हो गया, और इसको बोल देते हैं येलो प्रेसिपिटेट। एक टेस्ट तो ये है, गिने चुने टेस्ट होते हैं, गिने चुने, और कुछ होता ही नहीं। और साथ में NaCl बन जाएगा। अरे जैसे डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं होता भैया, KCl और NaCl ऐसे हो गया। ये टेस्ट नंबर 1 है, पहला टेस्ट। एक टेस्ट और ऐसे ही बड़ा फेमस सब बोलते हैं लोग कि भाई आपके पास, समझ में आ रहा है दोस्त, KCl है या K+ आयन है मान लो, ठीक है, आप इस पे HClO4 डाल लो, HClO4 4 आयनाइज होता है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा KClO4 के व्हाइट PPT में। बस हो गया पोटेशियम का टेस्ट। चलो, है ना, जल्दी कॉपी करिए। Na+, क्या टेस्ट होता है Na+ का, एक ही टेस्ट लिखा जाता है उसमें, क्या लिखते हैं भैया, अरे ये लिखते हैं ना K2HSbO4, इसकी रिएक्शन NaCl से करवा देते हैं तो बन जाता है Na2HSbO4, और बोलते हैं ये व्हाइट PPT है। बस यही रिएक्शन। बाकी सोडियम का कभी PPT दिखता ही नहीं यार, कहीं नहीं दिखता, वो तो हल्का सा, वो भी तुरंत ये PPT नहीं बनता, बहुत देर तक रख दो, सेटल डाउन होने के बाद ये PPT बनता है, और लास्ट में आ जाता है Mg+2, उसका बस खत्म। Mg+2 में क्या बोलते हैं कि अगर आपके पास Mg+2 है उसमें NaOH डाल लो, तो उसमें NH4OH डाल दो। NaOH डालोगे तो MgOH का होल ट्वाइस बन जाएगा, व्हाइट PPT। NH4OH डालोगे तब भी MgOH का होल ट्वाइस बन जाएगा, व्हाइट PPT। ये भी व्हाइट है, ये भी व्हाइट है,
और MgOH का वाइट पीपीटी जो बना है ये इनसॉल्युबल इन एक्सेस NaOH और इनसॉल्युबल इन एक्सेस NH4OH। अगर एक्सेस NaOH डालोगे या एक्सेस NH4OH डालोगे तो इनसॉल्युबल होगा, क्योंकि ना तो ये एम्फोटेरिक मेटल है और ना ही ये कॉम्प्लेक्स बनाता है, मतलब इनसॉल्युबल, और ये भी इनसॉल्युबल। ऑनलाइन वालों क्लियर दिख रहा है तुम लोगों को, समझ में आ रहा है ये? Yes, sir. Yes, sir. MgOH होल ट्वाइस, ये MgOH का होल ट्वाइस है ना भैया। तो बोलते हैं एक मैग्नीशियम रिबन टेस्ट होता है, जानते हो उसको, छोड़ो क्या बताएं उसको। मैग्नीशियम रिबन टेस्ट जानते हो, ठीक है। पहले ये देख लो, Mg+2 में NaOH डालोगे तो MgOH होल ट्वाइस वाइट पीपीटी आ जाएगा। बहुत लोग हमसे ये आर्गुमेंट करते हैं, एनसीईआरटी ने खैर एक पॉइंट गलत लिखा है इसमें, हम बता देते हैं। पहले इतना कॉपी कर लो फिर बताए क्या है। ऑनलाइन वालों कर लिए? Yes, sir. कर लिए ना? देखो दोस्त, हमको आप लोग एक बात बताओ, बात ये बताओगे आप लोग, जो अल्कलाइन अर्थ मेटल के हाइड्रोक्साइड्स होते हैं उनकी बेसिक स्ट्रेंथ डाउन द ग्रुप बढ़ती है या घटती है? बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, बताओ इनकी बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में क्या कहना है? बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? इनके केबी के बारे में क्या कहना है? इनके पीकेबी के बारे में क्या कहना है? इनकी सॉलिबिलिटी के बारे में क्या कहना है? इनके केएसपी के बारे में क्या कहना है? सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट, बताओ। बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है? इंक्रीज होती है डाउन द ग्रुप, है ना। केबी की वैल्यू, अभी जो ज्यादा बेस है वो भी इंक्रीज होगा डाउन द ग्रुप। पीकेबी क्या होगी? हाँ, तो केबी पीकेबी उल्टे होते हैं ना, इधर हो जाएगा। सॉलिबिलिटी, जो जितना ज्यादा सॉल्युबल होगा उतना ज्यादा बेसिक होगा, तो ऑब्वियसली सॉलिबिलिटी भी इंक्रीज होगी। और जो जितना ज्यादा सॉल्युबल होगा उसका केएसपी उतना ही ज्यादा होगा, इसका मतलब केएसपी भी क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा डाउन द ग्रुप। समझे कि नहीं? तो ये स्टेटमेंट एनसीईआरटी ने गलत लिखा है खैर, कि MgOH होल ट्वाइस का केएसपी और केएसपी ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बताओ किसका ज्यादा होगा केएसपी? है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ज्यादा होगा। इवन ये बोलते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज सॉल्युबल, ऐसा लिखा जाता है, इज सॉल्युबल। ये सॉल्युबल है तभी तो स्ट्रॉन्ग बेस होता है, जानते हो कि नहीं। और बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, इसलिए Mg होल ट्वाइस इज इनसॉल्युबल। कुछ समझ पा रहा हो कि नहीं समझ पा रहा हो? ऐसा ही कुछ ज्ञान की बातें बता रहे हैं। एनसीईआरटी में थोड़ा सा मिसिंग है, उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ जो स्क्रीन पे अभी लिखा है वो एकदम सही है, कॉपी कर लो इसको। होपफुली समझ में आ गया होगा हम क्या बता रहे हैं।
हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर, हाइड्रोजन में पढ़ोगे तो यही स्टेटमेंट एनसीईआरटी ने गलत लिखा है। उसने लिखा है कि एसपी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का ज्यादा होता है। हाइड्रोजन पढ़े हो ना एनसीईआरटी में? चलो हटा दो। लिखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ अनायंस, क्लासिफिकेशन ऑफ अनायंस और एसिडिक रेडिकल्स, बेसिक रेडिकल्स फिनिश, क्लासिफिकेशन ऑफ अनायंस। अनायंस की बात कर रहे हैं, ये एसिडिक रेडिकल्स भी तो इन्हीं को बोलते हो, नहीं बताओगे? अनायंस या एसिडिक रेडिकल्स। इनको दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है, पहले ध्यान से देख लो, भी उनका बेसिस भी बताते हैं। इनको दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है। एक होती है क्लास ए और दूसरी अनायन के क्लासिफिकेशन के लिए बोला जाता है क्लास बी। क्लास ए और क्लास बी, इनको फर्दर दो क्लासेस में डिवाइड किया गया, फर्दर टू सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है। क्लास ए के अंदर आ जाता है 1A, सॉरी हाँ ठीक है 1A, A1 कह सकते हो उसको, और ये आ जाता है 1B। समझ रहे हो भैया? अरे 1A उल्टा कर दिया मैं, A1 और A2 ऐसे होता है। इसको बोलते हैं A1, क्लास ए का 1 वाला और क्लास ए का ही 2 वाला। वैसे क्लास बी में भी दो चीजें की जाती हैं, सब क्लासेस, सब क्लास B1 और सब क्लास B2। जैसे वहां पे कटायंस रखे गए थे, यहाँ पे अनायंस रखे जाते हैं। इनके भी ग्रुप रिएजेंट टाइप से होते हैं। क्लास A1 में जो अनायंस है उनको देख लो। पहला अनायन होता है कार्बोनेट, दूसरा होता है थायोसल्फेट H2O3 2-। समझ रहे हो? क्लियर हो गया? तीसरा कौन सा होता है भैया? और लिख देते हैं अभी, रुक जाइए। एसीटेट, ये तीन होते हैं 8 वाले, कार्बोनेट, थायोसल्फेट और एसीटेट। दो होते हैं 8 वाले, एक होता है सल्फाइट SO3 2-, एक होता है नाइट्राइट NO2-, और एक होता है सल्फाइड, सल्फाइड। देखो ये क्या है, कार्बोनेट, थायोसल्फेट और एसीटेट, 8 8 8, ऐसे नाम के आखिरी में 8 आ रहा है ना। फिर आता है सल्फाइट और नाइट्राइट, लास्ट में ITE, आइट आ रहा है, और लास्ट में एक है सल्फाइड, सल्फाइड। इसमें Cl- होता है, Br- होता है, I- होता है और नाइट्रेट होता है। इसमें सिर्फ एक अनायन रखा गया है जिसको बोलते हैं सल्फेट। देखो फ्लोराइड नहीं है कहीं भी, फ्लोराइड इंटरफेयरिंग रेडिकल होता है, उसको नहीं रखा है। और इसमें तीन होते हैं, एक होता है क्रोमेट CrO4 2-, एक होता है डाइक्रोमेट Cr2O7 2-, और एक होता है परमैंगनेट जिसको बोलते हैं MnO4-।
कितने अनायंस हैं, है ना। कोई बोले इनका बेसिस क्या है, किस बेसिस पे ये क्लासेस सब क्लासेस बनाई गई है, और कोई ग्रुप रिएजेंट होता है क्या, बताते हैं। एक्चुअली में क्लास ए और क्लास बी में जो आयंस रखे गए हैं, क्लास ए वाले सारे के सारे आयंस किसी डाइल्यूट एसिड या कॉन्क एसिड के साथ रिएक्शन करके एसिडिक वेपर्स या एसिडिक गैसेस बनाते हैं। क्लास ए में जितने भी अनायंस हैं, चाहे A1 वाले ले लो चाहे A2 वाले ले लो, ये एसिडिक किसी एसिड डाइल्यूट एसिड जैसे डाइल्यूट H2SO4 या कॉन्क एसिड जैसे कॉन्क H2SO4, इनसे रिएक्शन करेंगे और एसिडिक गैसेस बनाएंगे जैसे CO2 SO2, या एसिडिक वेपर्स बनाएंगे जैसे एसिडिक एसिड HCl, है ना। क्लास बी वाले अनायंस ऐसा नहीं करते हैं। क्लास बी वाले अनायन या तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे सल्फेट पूरी जिंदगी सिर्फ प्रेसिपिटेट ही तो बनाता है, और कहीं सल्फेट का देख लो कुछ कि रेडॉक्स वेडॉक्स करता हो। और ये जो होते हैं क्लास B2 वाले अनायंस, ये सारे के सारे हमेशा रेडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं कि नहीं करते, सबके सभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, खुद रिड्यूस हो जाते हैं। समझ में आ रहा है। पहले इतना कॉपी करो फिर बेसिस लिखवाते हैं। पहले कॉपी करिए। पहले कॉपी करिए, ये छोटा सा लिख दे डाइल्यूट H2SO4, इसका ग्रुप रिएजेंट है। कॉपी कर लो, हम बताते हैं अभी। और यहाँ पे लिख दें कॉन्क H2SO4। सब क्लास A1, सब क्लास A2, सब क्लास B1, सब क्लास B2। ये सब क्लास A1 में बहुत सारे अनायंस हैं। सब क्लास B1 में 4 अनायंस हैं, Cl माइनस Br माइनस I माइनस और NO3 माइनस। A2 में सॉरी, B1 में एक ही अनायन है और B2 में 3 अनायन है। जल्दी कॉपी करो भैया। हाँ क्या, उनमें ग्रुप रिएजेंट नहीं होते। सब क्लास A1 में डाइल्यूट H2SO4 लिखा है, सब क्लास A2 में क्या लिखा है, कॉन्क H2SO4। B1 में कोई ग्रुप रिएजेंट नहीं लिखा है और B2 में भी कोई ग्रुप रिएजेंट नहीं लिखा है। ग्रुप रिएजेंट नहीं है भैया उसमें, बताते हैं अभी। लिखो, अब थोड़ा सा बताएं सब क्लास A1 वालों के बारे में। देखो सब क्लास A1 अनायंस, सब क्लास A1 SUB और CLA++, सब क्लास A1 अनायंस प्रोड्यूसेस एसिडिक गैसेस और एसिडिक वेपर्स। सब क्लास A1 anion produces acidic gases or acidic vapors on treatment with dilute acid. Sub class A1 anion produces acidic gases or acidic vapors. Sub class A1 anion produces acidic gases or acidic vapors on treatment with dilute acid. Dilute acid के साथ
समझ में आ रहा है? ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट एसिड। क्लियर? बताओ भैया। अब लिखिए, सब क्लास A2 अनायन प्रोड्यूसेस एसिडिक गैसेस। अच्छा एक मिनट, जो यहाँ पे लिखे हो ना A1 में डाइल्यूट एसिड, लिख लो वही लाइक डाइल्यूट H2SO4। अबे पहले वाले में सब क्लास A1 वाले में लिखा ना डाइल्यूट एसिड, तो डाइल्यूट एसिड लिखा जाता है डाइल्यूट H2SO4। ठीक है भैया? सब क्लास A2 वाले के लिए लिखो, सब क्लास A2 अनायन प्रोड्यूसेस एसिडिक गैसेस और एसिडिक वेपर्स। सब क्लास A2 अनायन प्रोड्यूसेस acidic gases or acidic vapors when treated with conc H2SO4. Subclass A2 anion produces acidic gases or acidic vapors. Subclass A2 anion produces acidic gases or acidic vapors when treated with conc H2SO4. Subclass A2 anion produces acidic gases or acidic vapors when treated with conc H2SO4. समझ रहे हो? conc H2SO4 सब क्लास A2 अनायन। क्लियर है? बताओ भैया। आगे बताएं। अब देखिए, लिखो क्लास बी अनायंस। क्लास बी लिखना, क्लास बी के सारे अनायंस को एक साथ लिख देते हैं। क्लास बी अनायन इधर पार्टिसिपेट इन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, और जो क्लास बी अनायंस है, क्लास बी अनायन इधर पार्टिसिपेट इन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्लास बी अनायंस इधर पार्टिसिपेट इन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्लास बी अनायन इधर पार्टिसिपेट इन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। Class B anion either participate in precipitation reaction or take part in redox reaction. Or take part in redox reaction. Class B anion either participate in precipitation reaction or take part in redox reaction. ठीक है? चलिए अब एक एक करके बताते हैं। लिखिए, सब क्लास A1 anions देखो इसमें फ्लोराइड नहीं है, कहीं भी फ्लोराइड नहीं है भैया, ना ही फॉस्फेट है, ना ही बोरेट है। ये और ऐसे ही भी और सारे होते हैं, इंटरफियरिंग रेडिकल्स बोलते हैं, वो सब नहीं है। जितने हैं इतने ही याद करना है तुमको। शुरू करें भैया? चलिए लिखिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोनेट। सबसे पहले शुरू कर दें, कार्बोनेट ही तो है। लिखो दोस्त, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोनेट। CO3 2-। आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोनेट है ना दोस्त, कार्बोनेट का आइडेंटिफिकेशन बताने जा रहे हैं। क्या होता है इसमें टेस्ट हुई, आपको हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। ग्रुप रिएजेंट क्या होता है इसका? डाइल्यूट H2SO4 होता है। इसका मतलब डाइल्यूट H2SO4 डालने पे ये क्या करेगा? एसिडिक गैसेस या एसिडिक वेपर्स बनाएगा, यही तो करेगा। तो एक काम करो, सबसे पहले तो क्या करो, आप कार्बोनेट लिखो और इसमें डाइल्यूट H2SO4 ऐड कर दो। तो डाइल्यूट H2SO4 ऐड करने से मेरे दोस्त क्या होगा इसमें, बताओ? पहले कोई बोलेगा सर H2CO3 बनेगा, बनता है कि नहीं? H2CO3 टूट नहीं जाता, अनस्टेबल होता है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है? CO2 प्लस वाटर में, यही तो आता है। तो मेरे भाई CO2 गैस होती है, कैसे निकलती है? ब्रिस्क एफरवेसेंस के साथ निकलती है ना? लिखो ऐसे पहली वाली चीज, और इसके नीचे लिखो ब्रिस्क एफरवेसेंस। क्या होती है ब्रिस्क एफरवेसेंस? क्या होता है ब्रिस्क एफरवेसेंस पे? कोल्ड ड्रिंक की बोतल ओपन किए हो ना,
कोल्ड ड्रिंक की बॉटल ओपन करने के बाद उसमें लगता नहीं CO2 गैस हाई प्रेशर पे उसमें बंद होती है, तो CO2 पहले उसमें क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब हाई प्रेशर पे। ढक्कन ओपन करते हो तो उसी सोल्यूशन से बाहर निकलती है ना, तो लगता नहीं बबल्स गुब्बारे से फूट रहे हैं, चोट पिट 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 करके होता है कान के पास लगाने पे। अरे उसकी बॉटल, बियर की बॉटल, ये सब समझ रहे हो? तुम्हारा मन वही था सुनने का क्या? सोडा, अच्छा सोडा बियर जो भी है। कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते हो मतलब बाकी चीजें पीते हो साले बिना कोल्ड ड्रिंक के? चलो, ब्रिस्क एफरवेसेंस के साथ CO2 निकलती है ना दोस्त, तो वो लगता है CO2 है। तो कोई बोले सर ब्रिस्क एफरवेसेंस के साथ तो ऐसे तो कोई भी गैस बहुत हाई प्रेशर पे डाल दो तो निकलेगी, तो बोलते हैं अच्छा ठीक है, और भी चीज होती है कि टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, ये भी तो होता है। कितने कॉपी किए पहले? लिखो, CO2 गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। CO2 गैस जो होती है, CO2 गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ CO2 gas turns lime water milky due to formation of CO2 gas turns lime water milky due to formation of क्या? CaCO3 due to formation of CaCO3। ठीक, लिखो कॉमा करके, वहीं पे लिखिएगा कॉमा करके। The milkiness disappears, the milkiness disappears when the milkiness disappears when excess CO2 is passed through the solution। The milkiness disappears when excess CO2 is passed through the solution due to formation of the milkiness disappears when excess CO2 is passed through the solution। The milkiness disappears when excess CO2 is passed through the solution due to formation of calcium bicarbonate। लिखो, due to formation of calcium bicarbonate, due to formation of calcium bicarbonate। समझ रहे हो भैया? क्लियर? मतलब क्या है इसका, सुनो तो। CO2 गैस जो होती है, लाइम वाटर क्या होता है मेरे भाई? अरे CaOH होल ट्वाइस है, बताओ, इसे तो लाइम वाटर बोलते हैं। क्विक लाइम क्या होता है? वाटर मत लिखो, तो क्या बनेगा? क्या आपको पता है CaCO3 की टर्बिडिटी आएगी मिल्की वाइट, इसी को तो बोलते हैं मिल्की वाइट। मिल्की वाइट टर्बिडिटी आएगी, थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, सेटल डाउन हो जाएगी। लाइम वाटर को ये मिल्की कर देता है कैल्शियम कार्बोनेट बनने की वजह से। लेकिन जो ये कैल्शियम कार्बोनेट की वाइट टर्बिडिटी है, जो कि प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आ गई है, ये वाइट टर्बिडिटी है ना, टर्बिडिटी बोलते हैं इसको। थोड़ी देर के बाद ये बताए थे आपको पिछली क्लास में, टर्बिडिटी, सस्पेंशन, है ना, ये सब नहीं बताए क्या? मिल्की वाइट टर्बिडिटी और प्रेसिपिटेट में डिफरेंस क्या होता है? तो बोलते हैं जो वाइट टर्बिडिटी है, इसमें CO2 गैस एक्सेस में पास कर दो, एक्सेस, और पानी तो रहेगा ही, तो बोलते हैं ये पानी और इससे रिएक्शन करके बना देता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, CaHCO3 होल ट्वाइस, और ये सॉल्युबल होता है, याद है तुम लोगों को? सॉल्युबल, बस हो गया। तो जो हमने अभी स्टेटमेंट लिखवाया, उस स्टेटमेंट की इक्वेशंस ऐसे होती है, कॉपी करो पहले इनको। CO2 गैस जो होती है वो टर्न्स लाइम वाटर मिल्की ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। द मिल्कीनेस डिसअपियर व्हेन एक्सेस CO2 इज पास थ्रू द सॉल्यूशन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सॉल्युबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ठीक है भैया? बराइटा वाटर जानते हो? बराइटा वाटर, अरे बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम नहीं जानते? BaOH होल ट्वाइस, जानते हो? इसको बराइटा वाटर बोलते हैं, बराइटा, BARYTA, बराइटा, बरीटा।
बराइटा वाटर। ये पूरी की पूरी चीज जो ये है नहीं, सुनो तो, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जगह अगर तुम बराइटा वाटर कर दो तब भी यही सब कुछ होता है। CO2 जो होती है वो बिहेव सिमिलरली विद बराइटा वाटर। लिख लो, ये भी लिख लो कि जो ऊपर वाली पूरी रिएक्शन है ना, इफ क्विक लाइम इज रिप्लेस्ड बाय बराइटा वाटर सेम थिंग इज ऑब्जर्व। या क्विक लाइम या स्लैग्ड लाइम जो भी है आपका, वाटर कौन सा ये भैया, लाइम वाटर। लाइम वाटर इज रिप्लेस्ड बाय बराइटा वाटर, नथिंग चेंजेस, सब कुछ सेम रहेगा। मतलब वही वही पहले व्हाइट पीपीटी, फिर उसके बाद है ना, सेम इज ऑब्जर्व्ड विद बराइटा वाटर एज वेल। सेम इज ऑब्जर्व्ड, सेम का मतलब है ये, सेम इज ऑब्जर्व्ड विद बराइटा वाटर एज वेल, है ना। लिख लोगे बाकी कहानी ऐसे ही, सेम चीजें ये वो, ठीक। तो चाहे लाइम वाटर हो चाहे बराइटा वाटर हो, दोनों चीजें सेम हो गई। और इसमें लफड़ा है अभी, जैसे ये पढ़ाओगे लोग बोलेंगे सर एक और गैस होती है जो लाइम वाटर को मिल्की कर देती है, कौन सी गैस? लो, ये बता रहे हैं एक और गैस है जो SO2 गैस है, वो भी है ना। तो अभी डिस्टिंग्विश करने, मतलब अभी तो हम सिर्फ कार्बोनेट पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये लाइम वाटर वाला कॉन्सेप्ट आया है तो उसी साथ एक और चीज देख लो, है ना। तो देखिए, लिखिए, लिखो, another gas SO2, another gas SO2 लिखा, another gas SO2, ब्रैकेट में लिखो, पहले ब्रैकेट, वही ब्रैकेट में एक चीज लिखनी है, which smells like burning sulfur, another gas SO2 which smells like burning sulfur, another gas SO2 और ब्रैकेट में लिखना है which smells like burning sulfur, another gas SO2 और फिर क्या लिखा, which smells like burning sulfur, है ना। ब्रैकेट बंद करो और लिखो as well, as well, AS और फिर WE डबल, as well turns lime water milky, as well turns lime water milky, as well turns turns lime water milky due to formation of, turns lime water milky due to formation of, ये due to formation of, सिर्फ इतना लिखना, कैल्शियम सल्फाइट। SO2 gas as well turns lime water milky due to formation of calcium sulfite, ठीक है। और लिखो the milkiness disappears, the milkiness disappears when, the milkiness disappears when excess SO2 gas is passed through the solution, the milkiness disappears when excess SO2 gas is passed through the solution, the milkiness disappears when excess SO2 gas is passed through the solution, ठीक है भैया। The milkiness disappears when excess SO2 gas is passed through the solution due to formation of, पूरा लिखोगे, due to formation of calcium bisulfite, ये लिखा है, due to formation of calcium bisulfite, due to formation of calcium bisulfite, सल्फाइट है वो। अब ये दोनों रिएक्शंस कॉपी कर लो एक साथ, ये वाली दोनों रिएक्शंस कॉपी करो। दोनों रिएक्शंस कॉपी करो भैया। अरे ऑनलाइन वाले हो तुम लोग कि चले गए? इक्को साले Yes, बोल sir. रहे, ये बहुत बैठ, Yes, sir. अच्छा।
ये लोग बहुत बहुत देर तक नहीं बोलते हैं। पहले तुम पूछते भी थे रेगुलर, अब पूछना बंद कर दिया, तो ये लोग भी बोलना ही बंद कर दिया एकदम। पहले कुछ ये लोग खड़बड़ खड़बड़ करते थे, कहीं बर्तन वर्तन गिर रहा है किसी घर से, कोई गिलास वलास फेंक रहा है, या और कुछ कर रहे हैं ये लोग, अब क्या बताएं। तो आवाज आती थी, अब तो एकदम सन्नाटे में रहते हैं ये लोग। वीडियो ऑफ, माइक्रोफोन सब कुछ ऑफ एकदम। उधर पता नहीं ये रहते भी है कि नहीं रहते। कुछ तो एक्टिव रहते हैं, कुछ तो हमने शायद अभी, यार भाई जब से क्लासेस शुरू हो रही है वो मेरे ख्याल से कभी आए नहीं ऑफलाइन। कुछ ऐसे हैं इसमें, उनकी तो आवाज भी नहीं सुनी होगी हमने। कल को फोन करें, हेलो हम बोल रहे हैं, अबे कौन बोल रहा है, या दिख जाए वहीं पे हाय हेलो करे भाई कहीं, कि हम पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते हो भैया। कभी आके शक्ल वकल दिखा दो तुम लोग, जो लोग कभी नहीं आए हो, याद तो रहे। हाँ नहीं तो फिर ये होगा कि एक आध साल बाद मिलोगे तो हम तो पहचान नहीं पाएंगे, तुम देख के अपना और निकल जाओगे। पूरा साल, एक साल नहीं, एक साल ठीक है, जब भी ज्वाइन किए हो 6 7 8 महीने तो हो ही गए 12th पास के बैच को। अक्टूबर से है? अच्छा, नहीं तो अक्टूबर नहीं है, कुछ लोग अगस्त सितंबर से थे 12th पास में। अरे जुलाई से थे, जुलाई अगस्त ऐसे ही हुआ था बैच। हाँ बताओ। 21 है, हाँ। सर दिसंबर। दिसंबर, हाँ। हाँ क्या कह रहे हो, वेंसडे, ऐसा क्यों? हाँ ऐसा, अगर वेंसडे थर्सडे होता है तो लेते हैं हम पहली क्लास। ऐसा जरूरी नहीं है यार, अब तुम देख रहे हो, ऐसा जरूरी थोड़ी है कि हम ही पहला क्लास लेंगे, ऐसा कुछ होता। वेंसडे को, हाँ वेंसडे को होता है तो होता है, ठीक। ये तुम बहुत सही देखे होगे तुम। थर्सडे को येलो होता है। हाँ। अभी अब तो गर्मियाँ आ रही है, अब थोड़ा अच्छा लगेगा। ठंडियों में तो यार समझ में नहीं आता, और क्या उसमें ठंडियों के लिए हर दिन के लिए अलग अलग जैकेट थोड़ी खरीदेंगे। ठंडियों में तो बस जो मिलता है पहन लो। गर्मियों में होता है शर्ट वर्ट अपना चेंज, शर्टें तो फिर बहुत सारे हो जाती है ना वो। और विंटर वाले फिर उनको रखने के लिए इतनी जगह चाहिए, पूरा रूम भरा रहेगा उन्हीं जैकेट से, ऐसी कौन सी जरूरत है। तो देखो दोस्त, अब इसमें आता है एक चीज, कि भाई SO2 और CO2 दोनों सेम काम कर रहे हैं, तो इनको पहचानोगे कैसे, कैसे डिस्टिंग्विश करोगे। एक ही केमिकल मेथड होता है जो 2 बार एडवांस से पूछा गया है, एक आध बार मेंस में पूछा गया है, जरूर पढ़े होगे। लिखो, केमिकल मेथड टू डिस्टिंग्विश CO2 एंड SO2। दोनों सेम तरीके बिहेव करते हैं। एक तो स्मेल करके देख सकते हो, CO2 नॉन स्मेल होती नहीं है, SO2 जो है बर्निंग सल्फर, अब स्मेल थोड़ी करोगे। लिखो, केमिकल मेथड टू डिस्टिंग्विश SO2 फ्रॉम CO2। अब बहुत फेमस मेथड है, बहुत सिंपल मेथड है, फेमस है। CO2 और SO2 को डिस्टिंग्विश करने का केमिकल मेथड। किसी को आइडिया है दोस्त, किसी को आइडिया कोई, कौन सा मेथड है वो? कोई बात नहीं, एक काम करो, कैसे लैब में कराया जाता है कुछ लोगों की, अगर अब तो खैर ऑनलाइन में गया ही नहीं होगा कोई। ऐसे बोलते हैं, फिल्टर पेपर जानते हो, फिल्टर पेपर व्हाइट कलर का होता है, व्हाइट कलर का। K2Cr2O7 जानते हो, ऑरेंज कलर का होता है। ये फिल्टर पेपर है, K2Cr2O7 में डिप कर दो, डिप कर दो, पूरा लग जाएगा चारों तरफ फिल्टर पेपर में, ये भी ऑरेंज हो जाएगा, ऑरेंज कलर का हो गया। अब इस ऑरेंज कलर के फिल्टर पेपर जहां से है वहां से SO2 गैस पास करो, तो SO2 गैस जहां जहां से पास करेगी, ये ऑरेंज कलर का फिल्टर पेपर ग्रीन हो जाएगा। और अगर CO2 गैस पास करेगी तो कुछ नहीं होगा, ऑरेंज का ऑरेंज ही रहेगा। ये एक तरीका होता है। कुछ समझ में आया? फिर से सुनो, लिखिए जरा, नहीं पहले लिखो, नहीं 1 मिनट, पहले रिएक्शन देख लो फिर लिखवाते हैं। बोलते हैं कि SO2 गैस जो होती है वो एसिडिफाइड डाइक्रोमेट फिल्टर पेपर को, K2Cr2O7 है,
है ना, और यहीं पे H2SO4 लिखा जाता है, H2SO4, ये एसिड है बस। एसिडिफाइड डाइक्रोमेट फिल्टर, ऑरेंज कलर्ड एसिडिफाइड डाइक्रोमेट फिल्टर पेपर बोलते हैं इसको, मतलब इतनी चीज को ऐसे, ये ऑरेंज कलर का होता है, ये एसिडिफाइड होता है, तो हम लोग बोलते हैं इसको ऑरेंज कलर्ड, ऑरेंज कलर्ड एसिडिफाइड डाइक्रोमेट फिल्टर पेपर, डाइक्रोमेट, है ना भैया, फिल्टर पेपर। ठीक है, वो तो हमने रिएजेंट लिखा है, ये इसको कन्वर्ट कर देता है ग्रीन में, तो ग्रीन इसलिए Cr2SO4 होल थ्राइस, ये रेडॉक्स रिएक्शन हो जाती है, समझ रहे हो भैया, ग्रीन। जानते हो क्या रहा है, क्रोमियम कहाँ पे चला गया बे, +6 ऑक्सीडेशन नंबर से चला गया +3 में, सल्फर +4 ऑक्सीडेशन नंबर से कहाँ जा सकता है, सल्फेट में चला जाएगा। अरे सल्फर की क्या है, +4 ऑक्सीडेशन नंबर है, SO2 में +4 होती है ना, अब प्रोडक्ट में कहाँ चला जाएगा, अरे सल्फेट में चला जाएगा मेरे भाई, +6 में। लेकिन अगर यही CO2 होता तो क्या होता, अगर CO2 ले लें जिसके में कार्बन के +4 ऑक्सीडेशन नंबर है, अब क्या होगा बताओ, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, कुछ नहीं, क्यों नहीं होगा, अबे क्योंकि कार्बन ऑलरेडी अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में है, कार्बन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर +4 में है, उससे आगे जा ही नहीं सकता, तो नो रिएक्शन। समझ में आ रहा है, ऑनलाइन वालों फिर से बता दें क्या, वो फिल्टर पेपर वाला, समझ गए। Yes. Yes. अच्छा, तो ये पहले रिएक्शन लिख लो फिर लिख पाते हैं, पहले रिएक्शन कॉपी करो, रिएक्शन कॉपी करो। जल्दी कॉपी करिए भैया। ये एसी ठंडा नहीं कर रहा है क्या यार, ठंडा नहीं कर रहा है ना, टेम्परेचर तो 22 लिखा है। जल्दी करो मेरे भाई, दोनों रिएक्शंस कॉपी कर लो तो हम और इसमें बताएं। बता भैया, चलिए लिखिए, लिखो SO2 गैस, SO2 गैस पूरा लिखना, SO2 गैस, SO2 गैस है ना, और ब्रैकेट में लिखो नॉट CO2 गैस, मतलब CO2 गैस नहीं, सिर्फ SO2 गैस, और ब्रैकेट में लिख लो कि CO2 नहीं, SO2 गैस, और ब्रैकेट में लिखा नॉट CO2। टर्न्स, TURNS, टर्न्स, टर्न्स, TURNS, टर्न्स, orange colored acidified dichromate filter paper green, SO2 gas turns orange colored acidified dichromate filter paper, SO2 gas turns orange colored acidified dichromate filter paper, SO2 gas turns orange colored acidified dichromate filter paper green, SO2 gas turns ऑरेंज कलर्ड एसिडिफाइड डाइक्रोमेट फिल्टर पेपर ग्रीन, है ना, और CO2 गैस नहीं करती, वही तो लिख लो वहीं पे कि CO2 गैस इज नॉट एबल टू चेंज द कलर ऑफ एसिडिफाइड डाइक्रोमेट फिल्टर पेपर। जो CO2 गैस होती है
is not able to change the color of acidified dichromate filter paper. जो SO2 गैस होती है वो ऐसा नहीं कर पाती। ठीक भैया, ये कार्बोनेट के टेस्ट हो गया। कार्बोनेट के और भी टेस्ट होते हैं, जैसे जैसे टेस्ट नंबर 2। ये पहले टेस्ट में ये ड्रामा चल रहा था, सब बहुत कुछ हो गया ना। टेस्ट नंबर 2 बोलते हैं कि अगर कार्बोनेट है कहीं पे, कार्बोनेट CO3 2- और उसमें AgNO3 डाल दो, अरे AgNO3 डाल दो या Ag+ डाल दो, Ag+ मतलब आयंस सॉल्युबल फॉर्म में होना चाहिए, तो जानते हो क्या बनता है? अरे Ag2CO3 का व्हाइट PPT आ जाता है मेरे भाई, समझ रहे हो? जिसको हीट करने पे यह ब्लैक हो जाता है, क्योंकि दुनिया का कोई भी कार्बोनेट, ये इस टाइप वाले कार्बोनेट अल्कली मेटल को छोड़ के हीट करने पे CO2 निकाल देंगे और Ag2O का ब्लैक PPT आ जाता है और CO2 गैस। अरे जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हो, नहीं करते हो, तो ये ब्लैक PPT आ जाएगा Ag2O का ब्लैक। सिल्वर ऑक्साइड का ब्लैक होता है कैसे? अरे सिल्वर पहनते हैं लोग, एयर से ऑक्सीडाइज होके Ag2O ही तो बन जाता है सिल्वर ऑक्साइड, तो बोलते हैं सिल्वर के ऊपर ब्लैक कलर टार्निश हो गया सिल्वर जो है। तो ब्लैक कलर क्या किसका होता है? क्या सिल्वर ऑक्साइड का होता है? तो कार्बोनेट का एक टेस्ट ये भी हो गया कि उसमें AgNO3 या Ag+ डाल दो तो पहले सिल्वर कार्बोनेट के व्हाइट PPT में आ जाएगा, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का व्हाइट PPT होता है। फिर उसके बाद क्या करोगे? हीट कर दो तो इट टर्न्स ब्लैक ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ Ag2O। नहीं समझ रहे हो? बताओ बे। बहुत बढ़िया। और सुनो, थर्ड वाला देख लो कि जो कार्बोनेट होता है, अगर उसमें लेड नाइट्रेट डाल देंगे या लेड एसीटेट डाल देंगे, PbOAc होल ट्वाइस डाल दो, अरे लेड का सॉल्युबल सॉल्ट डालना है बस, या लेड नाइट्रेट डाल दो, PbNO3 होल ट्वाइस, PbNO3 होल ट्वाइस डाल दो, या लेड एसीटेट डाल दो, तो पहले क्या बनेगा? व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ PbCO3 बनता है, व्हाइट PPT, व्हाइट। ये भी हीट करने पे क्या होता है? अबे CO2 निकाल देगा और क्या बना देगा? PbO बनेगा। PbO का हीटेड मीडियम में कलर क्या होता है? तो कोल्ड मीडियम, अरे मेटल एक्सेस डिफेक्ट पढ़ा है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट सॉलिड स्टेट की लास्ट क्लास में। तो PbO2 हॉट में कैसा कलर होता है? अरे रेड होता है साले। और जब कूल करते हैं इसको, कूल कोल्ड में कैसा कलर होता है PbO का? हॉट कंडीशन में इसका कलर रेड होता है PbO का, और कोल्ड कंडीशन में PbO का येलो कलर होता है। मेटल एक्सेस डिफेक्ट आपको बताया गया था, शायद याद हो तुम्हें, कुछ याद नहीं है क्या भैया? हाँ, तो ये PbO जो होता है वो तो ऐसे ही बता दे रहे हैं आपको, हीट करोगे तो मतलब हीटेड मीडियम में इसका कलर कैसा रहेगा? पहले रेड रहेगा, बाद में येलो हो जाएगा। ऑनलाइन वालों समझ में आ रहा है दोस्त? मेटल एक्सेस डिफेक्ट जब बताया गया था। हाँ दोस्त, जिंक ऑक्साइड कोल्ड में व्हाइट होता है, हॉट में येलो हो जाता है, नहीं जानते हो? तो जिंक ऑक्साइड बोलते हैं नॉर्मली व्हाइट कलर का होता है, लेकिन उसको जब हीट करते हैं तो येलो हो जाता है, स्लाइटली येलो। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि मेरे भाई मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो जाता है, F सेंटर होते हैं उसमें, फार्मे कलर इलेक्ट्रॉन। कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? कॉपी कर लिए ऑनलाइन वालों? यस सर, यस सर। इसी में एक काम और कर सकते हो, कार्बोनेट में तीसरा और चौथा यहीं पे लिख देते हैं, थर्ड और फोर्थ टेस्ट भी लिख देते हैं, रादर फोर्थ और फिफ्थ टेस्ट, कि अगर कार्बोनेट है CO3 2- और CO3 2-, इसमें हम लोग अगर स्ट्रॉन्शियम डालते हैं Sr+2
और बेरियम डालते हैं Ba+2, तो स्ट्रोंशियम डालेंगे तो क्या होगा, SrCO3 का व्हाइट पीपीटी आएगा, व्हाइट, और Ba डालेंगे तो BaCO3 का भी तो व्हाइट आएगा। अरे ग्रुप 5 बेसिक रेडिकल में देख चुके हो, व्हाइट व्हाइट आते नहीं थे ये सब कार्बोनेट, वही तो लिख दिया हमने। तो कार्बोनेट फिनिश, ये 4-5 टेस्ट लिख लो जल्दी से, आगे बढ़ते हैं। अरे स्ट्रोंशियम और बेरियम, अरे स्ट्रोंशियम क्लोराइड ले लो, तुम्हें दिक्कत है क्या, स्ट्रोंशियम लो, SrCl2 ले लो, तुम्हारा मन कर रहा है ज्यादा कि +2 नहीं समझना, SrCl2 ले लो, BaCl2 ले लो, तो मोनोवैलेंट आयन हट जाएगा, डाईवैलेंट आयन आ जाएंगे। जल्दी करिए, कार्बोनेट फिनिश हो गया, फिनिश। लिखो थायोसल्फेट, थोड़ी देर और बताएंगे, 2-4 मिनट। कार्बोनेट फिनिश, थायोसल्फेट। अरे 8 वाले कितने अनायन बताए थे, 3 बताए थे, एक कार्बोनेट था, एक क्या था, थायोसल्फेट था, और क्या था, एसीटेट था। तो थायोसल्फेट बता दें, बाकी तो इजीली अगली क्लास में, कल वाली क्लास में सब फिनिश हो जाएगा, सब फिनिश हो जाएंगे कल। देखो पहले लिखो जरा, क्या है भैया, थायोसल्फेट H2O3 2- होता है, थायोसल्फेट बोलते हैं ना, थायो सल्फेट। ग्रुप एजेंट क्या होता है इसका, H2O3 2-, इसमें अगर हम सबसे पहले डाल देंगे डाइल्यूट H2SO4 तो क्या बनेगा, क्या बनेगा भैया, सल्फर बनता है और SO2 गैस बनती है, दोनों ही होता है ना, नहीं समझ रहे हो। अच्छा यही दोनों क्यों बनते हैं, सल्फर SO2, और कुछ क्यों नहीं बनता, क्या ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, कम प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। अच्छा ये तो एसिड है ना, और किसी एलिमेंट के ऊपर या मॉलिक्यूल के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, वो तो बेस होता है, ये तो एसिड बेस रिएक्शन है सिंपल, ये तो सिंपल एसिड बेस रिएक्शन है, इसमें किसी की ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होगी, तो फिर साला ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर की चेंज क्यों दिख रही है। दुनिया में कभी देखे हो साले एसिड बेस रिएक्शन और किसी का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो जाए, वो तो रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है, इसमें तो होता नहीं एसिड बेस में। फिर क्या हो गया, धोखा है क्या, ये झूठ है, ये सब दिखावा है क्या, एक्सेप्शन नहीं, एसिड बेस रिएक्शन में भी ऐसा नहीं है, एक्सेप्शन नहीं है ये, कुछ नहीं है, एसिड बेस रिएक्शन ही है भैया ये। तुम एक चीज ध्यान नहीं दे रहे हो कि इधर 2 सल्फर है ना, H2O3 2- में है कि नहीं, तुम्हें स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। अच्छा इन दोनों सल्फर में सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है, अगर कोई पूछे H2O3 2- में इस सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, दोनों सल्फर की एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर क्या +2 है, साले +2 है, +2 है कि नहीं एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। कोई बोले अच्छा दोनों सल्फर की +2 है, मतलब दो चीजों का एवरेज क्या आ रहा है 2, तो दोनों चीजें क्या क्या हो सकती हैं, ए और बी का एवरेज है 2, तो ए और बी क्या हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 6 - 2 भी हो सकते हैं, नहीं हो सकते क्या, हो सकते हैं ऐसे। तो इसका मतलब है कि भाई इसमें 2 सल्फर है, दोनों की ऑक्सीडेशन नंबर का एवरेज आ रहा है 2, तो इसका मतलब ये दोनों क्या क्या होंगे, तो हमें ये रिएक्शन बता रही कि एक 0 में होगा, एक 4 में होगा, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन हुई है, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होगी, इसका मतलब ये दोनों सल्फर एक 0 में आ गया, एक इसमें आ गया +4 में। ओपी टंडन एक किताब है, बहुत गलत लिखा है उसने, उल्टा पुल्टा लिखा है,
उसने ऑक्सीडेशन नंबर वाले चैप्टर में इसमें लिख दिया एक सल्फर 0 में, स्ट्रक्चर ही गलत बना दिया भाई। इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर ये होता है S डबल बॉन्ड S ऐसे OH, मान लो हम बता रहे हैं H2SO3 और डबल बॉन्ड O, ये होता है H2S2O3 का एक्चुअल स्ट्रक्चर। अरे वही तो है थायोसल्फेट। कुछ लोग H2S2O3 का ये स्ट्रक्चर बताते हैं जो कि निहायत ही बेवकूफ बनाने वाली बात होती है। वो लिखते हैं HOSS और यहाँ पे लिखते हैं H, यहाँ लिखते हैं डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O, जो कि पूरी तरीके गलत है, ये पूरी तरीके सही है। दूसरा वाला गलत इसलिए क्योंकि इसमें एक सल्फर -1 में आ रहा है, एक सल्फर आ रहा है +5 में। समझ रहे हो? अगर ये तुमने स्ट्रक्चर लिखा तो एसिड बेस रिएक्शन में एक सल्फर -1 में आना चाहिए, एक +5 में आना चाहिए, जो कि होता नहीं है। समझ रहे हो? तो ये स्ट्रक्चर गलत होगा, क्योंकि अगर ऐसा स्ट्रक्चर बनाया किसी ने तो इसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर इसकी कितनी है -1 और इसकी कितनी है +5, जो कि एब्सर्ड है। और इसमें सल्फर की क्या आ रही है, एक की प्लस, अरे 2 2 4 4, और इसमें सल्फर की आ रही है 0। ये वाला सही है ना, 0 और 4 वाला, क्योंकि रिएक्शन आपको बता रही है कि देख लो ना रिएक्शन में जो दोनों सल्फर है वो 4 और 0 वाले, 4 0 का एवरेज ही तो आ रहा है ये 0 4। यहाँ पे 5 और -1 का भी एवरेज अगर आप लोगे तभी, पता नहीं हमने कैसे 6 -2 बोल दिया था, वो भी तो ठीक है। समझ रहे हो भैया? ये गलत है कि नहीं, ये दूसरा वाला। तो पहली चीज तो ये याद रखो कि ये ऐसे होता है, और यहीं से तुम्हें ये भी क्लियर होना चाहिए कि थायोसल्फेट में सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर्स क्या होती हैं, एक्चुअल स्ट्रक्चर ये होता है, ना कि ये थायोसल्फ्यूरिक एसिड का। एक चीज क्लियर हुई यहाँ से? ऑनलाइन वाले तुम लोग बताओ भैया। जी सर। चलो, एक टेस्ट तो ये हो गया। थायोसल्फेट के और भी टेस्ट होते हैं, लिख लो एक साथ। जैसे जैसे थायोसल्फेट का एक टेस्ट और क्या होता है भैया, बताओ? आयोडोमेट्री, आयोडीमेट्री टाइट्रेशन जानते हो? जो टेस्ट नंबर 2 लिख रहे हैं हम, जो H2O3 2- है, ये आयोडीन के वॉयलेट कलर को डिस्चार्ज कर देता है। I2 का क्या कलर होता है? वॉयलेट कलर होता है। वॉयलेट कलर को डिस्चार्ज कर देता है, किसमें कन्वर्ट कर देता है? I2 को I- में, और खुद कहाँ चला जाता है? S4O6 2- में। इसी को तो आयोडोमेट्री टाइट्रेशन बोलते हैं, आयोडीमेट्री टाइट्रेशन। नहीं जानते हो क्या? अरे बड़ी फेमस रिएक्शन है भैया, कि हाइपो जो होता है Na2S2O3, उसमें I2 डालते हैं, इसे बोलते हैं हाइपो। सोडियम थायोसल्फेट को I2 डालते हैं, तो बैलेंस कर लो इसको। I2 डालने के बाद ये बन जाता है 2Na और Na2S4O6, बताओ? और 2Na2S2O3 ये है, और I2 डालेंगे तो क्या बन जाएगा? 2Na और Na2S4O6। बताओ दोस्त, बताओ। बताओ दोस्त।
एक हो गया। अगला देखो हाइपो का तीसरा वाला। अरे आपको जब हम लेड पढ़ा रहे थे तो H2O3 2- में Pb+2 की रिएक्शन कराई थी। अरे लेड नाइट्रेट की या PbOAc होल ट्वाइस की, लेड एसिटेट ले लिया, क्या कलर आया था इसमें? व्हाइट पीपीटी आया था PbH2O3 का। बताओ भैया, व्हाइट पीपीटी जो हीट करने पर ब्लैक प्रेसिपिटेट ऑफ PbS में कन्वर्ट हो गया था, वो करवा चुके हैं। फोर्थ वाली रिएक्शन देख लो कि H2O3, बस इससे देख लो, खत्म नहीं कर देंगे आप। H2O3 2- है, इसमें AgNO3 डाल देते हैं, तो AgNO3 डालने पे क्या हो जाएगा? क्या Ag2S ये H2O3 का व्हाइट पीपीटी आता है? कर चुके हो ना भाई इसको भी? नहीं किए हो क्या? बताओ ऑनलाइन वाले, तुम लोग नहीं किए हो? Yes, sir. तो ठीक है दोस्त, इतना कॉपी कर लो, बाकी कल पढ़ेंगे। अब आप लोग ब्रेक ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। कॉपी कर लिए? चलो हटा दे रहे हैं भैया ऑनलाइन वाले। Thank you, sir. Thank you. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।